नेचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। नेचर आप उसको भगवान बोल लो, डिवाइन बोल लो, एस्ट्रोलॉजी बोल लो, प्लैनेट्स बोल लो, जो भी आपको नाम देना दे सकते हो उसको। कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको हमेशा सुन रही है, आपकी कमांड्स ले रही है। इंसान किस दिन पैदा हो रहा है, किस प्लैनेट कंडीशन में, डेट, टाइम, लोकेशन, उस मोमेंट में क्या सब कुछ डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अबाउट अवेयरनेस, नॉट अबाउट चेंज। एस्ट्रोलॉजी में जो इंसान कहता है कि मैं चेंज कर दूंगा, वो फेक है। क्या कुंडली से जो हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की कितने % एक्यूरेसी बताई जा सकती है? लाल किताब को अपोज करने वाले वो लोग हैं जिनकी जेमस्टोन की दुकानें हैं, क्योंकि लाल किताब जेमस्टोन में बिलीव नहीं करती। अच्छा, लाल किताब साफ साफ ये चीज कहती है कि आप ये कर लो, ये चीज आपकी हो जाएगी। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में दो कैरेक्टर्स कैरी करता है, एक वो जो डिस्प्ले है, एक वो जो अंदर से है। अगर बाहर से कोई पिस्टल लेके किसी को धमकियां दे रहा है ना, तो अंदर से वो बैठ के रो भी सकता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वो आपको ही पता है। एक इंसान जो फाइनेंशियली फंसा हुआ बेचारा, ऐसे अपने जीवन में नॉर्मली क्या गलतियां करता होगा एनर्जी वाइज, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल ट्रबल बढ़ता जाता है? हम गौ सेवा के लिए जाते हैं, हम कई बार लोग एसिड फेंक देते हैं, एक्सीडेंट से पैर पे डंडे मारते हैं, मतलब बहुत कुछ, बहुत। हाँ, मैंने देखा है। तो ये बिल्कुल क्या उनके साथ? सर देखो, नेचर का नुकसान जो करेगा उसको भरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और उस टाइम पे आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ घरों में देखा जाता है कंसिस्टेंटली बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये वो, डेथ कंसिस्टेंटली 2-4-5 साल में कुछ देखते हैं। पूरे हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं कि अर्ली एज में लोग जाते हैं। क्या कारण होते होंगे एस्ट्रोलॉजी के? तो सलमान खान की रिसेंटली अटैक्स भी, थोड़ा सा थ्रेट्स भी आए काफी ज्यादा, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो अभी करियर वाइज भी देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं। अभी उनकी रिसेंटली एक मूवी भी आने वाली है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहें कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा? अब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे इस मूवी का नाम, तो मातृभूमि जो इन्होंने लिखा है वो 43 से 7 बनता है। रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ ये मूवी। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, एक तो होता है हमारा भाग्यांक, एक होता है मूल्यांक। इसमें से ज्यादा एक्यूरेट क्या है किसी के प्रेडिक्शन के लिए? क्या एस्ट्रोलॉजिकली ये पता चल सकता है कि मेरे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब? बिल्कुल एक्यूरेट पता चल सकता है। तो अभी एक नाम बड़ा फेमस है, समय रैना। एक वक्त ऐसा आया कि बहुत डिफिकल्ट टाइम आया जी, अभी नाउ इज पिकिंग अप, बहुत कुछ हो रहा है। राइट। क्या आपने कभी ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे टाइम मिला और आपने देखा कि इनका चार्ट क्या कह रहा है? कोई भी फिक्स्ड होता जो ऊंचे पद का है, कोई भी वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। इनकी जो लाइफ की जो चेंजेस हैं, जो अभी इनके रीसेंट ट्रांजिट में है, ठीक रहेगा। जैसे ही अभी से 2 साल के बाद जून या जुलाई का टाइम आएगा, ये इस चीज़ को खुद छोड़ देंगे या इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्राइम खैर बढ़ेगा आने वाले टाइम पे, जो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि योगी जी के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि क्राइम थोड़ा बढ़ेगा यूपी में दोबारा से। और मे बी जैसे पहले एक केस हुआ था, बस वैसी चीज़ें शायद दोबारा से लोगों को सुनने में मिलेंगी, दोबारा से वैसी चीज़ें। तो देखिए उनके लाइफ में ना कोई चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। मे बी जो नेक्स्ट इलेक्शन हो उस पर शायद मोदी जी किसी और को नॉमिनेट कर दें। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और ये कैसे मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है, इसके बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत डिफरेंट तरह की अंडरस्टैंडिंग भी है। कोई रिचुअल फॉलो करता है, बहुत सारे मिथ क्रिएट हो चुके हैं, बहुत जगह फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी की जाती है जहाँ पर लोगों को डराया जाता है और वो रेमेडीज़ कराई जाती हैं। लेकिन आपको आज ये महसूस होगा कि एस्ट्रोलॉजी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ना ही डराने वाली चीज़ है। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा जा सकता है और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। आज उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान जी, जो पिछले 11-12 साल से एस्ट्रोलॉजी पर कंसिस्टेंटली बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए, बहुत सारी मदद की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। आपको देखकर नहीं लगेगा कि एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन जब वो अपनी बातें रखना शुरू करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि उनको कितनी गहरी नॉलेज है, कितनी डीप नॉलेज है और कैसे सिंपल तरीके से वो लोगों को मदद करते होंगे। तो बिना देर किए उनका वेलकम करते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं, हमेशा फॉलो भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट देखने के लिए। मनदीप जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भी तो एक तो जैसे आप एंटर हुए जी, तो एक तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी जी, थैंक यू। और बड़ा ही अच्छा लगा। और मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे, थैंक यू। और शायद बहुत सारे वायरल वाले वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं आपके। जी जी जी। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि आज बहुत अलग पर्सपेक्टिव से एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली। तो पहला सवाल मैं सभी से सेम करता हूँ, तो वही सवाल पूछूंगा मैं आपसे। जी।
क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो क्या आप बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर, और आपका डेफिनेशन क्या है? सर 100% बिलीव करता हूँ, और बैक ऑफ द कैमरा हमने डिस्कशन भी इस चीज़ के बारे में, मैंने बताया आपको कि मेरी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आए थे इस चीज़ के बारे में। मेरे अकॉर्डिंगली सर देखो, जो मुझे लगता है, नेचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और नेचर आप उसको भगवान बोल लो, डिवाइन बोल लो, एस्ट्रोलॉजी बोल लो, प्लैनेट्स बोल लो, जो भी आपको नाम देना दे सकते हो उसको, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको हमेशा सुन रही है, आपकी कमांड्स ले रही है। कमांड क्या देनी है वो आप पे डिपेंड करता है, चूज़ क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कई बार ना लोग गलती में ये बोलते हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए, तो वो तो गुस्सा है, लेकिन नेचर तो सुन रही है उस चीज़ के बारे में। और ये रूल है नेचर का कि जो आपने नेचर को बोला है उसने दिया ज़रूर है आपको, ये कन्फर्म्ड है। मेरे अकॉर्डिंगली जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और 100% पूरी होती है, बट आपको उसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट्स भी करने हैं साथ में। जो ज़्यादा रोता है ना उसको ज़्यादा मिलता है, ये कहावत है, सुना होगा आपने इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये उल्टा है नेचर के साथ, अगर आप किसी चीज़ को क्रेब करना शुरू कर दोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। बहुत सही, बहुत सही, वाह वाह, अमेजिंग जी। एस्ट्रोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन, क्या ये आपस में कोई इनका कनेक्शन है क्या? 100% है सर। हर किसी के बस की बात भी नहीं है मैनिफेस्ट कर पाना। ओके आप 2 लाख लोगों को मान लो इकट्ठा एक टिप दो कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है, लेट्स से 1 सिंपल 10 रुपीज़ का पेन हो गया। आपने सिर्फ ये मैनिफेस्ट करवाना है कि आप कल एक जगह पे जाओगे, वहाँ पे जाके आपको एक ब्लू कलर का पेन मिलेगा, दिस यू नीड टू मैनिफेस्ट। बैठो, उसको फील करो, जो हम इसमें करते हैं कि आप वहाँ पे गए हो, आपने मान लिया वहाँ पे पेन पड़ा है और आपने पेन पकड़ा, उसको देखा, उससे सिग्नेचर किया, कुछ भी किया, जो हम नॉर्मली फील करते हैं मैनिफेस्टेशन में। करेक्ट। तो इन दैट कंडीशन 2 लाख में से 90% लोग ऐसे होंगे जो वो 1 घंटे के बाद वो चीज़ भूल जाएंगे। 90%। जो बाकी के बचेंगे 10% लोग बचेंगे, उसमें से भी 10% लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को याद रखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। जो बाकी के लोग भी होंगे ना, उनके भी दिमाग में ये चीज़ होगी। आधे लोग उसमें से डाउट वाले होंगे, पता नहीं यार क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही लोग बचेंगे लास्ट में, इतने से लोग जिनको वो पेन वहाँ पे जाके मिलेगा, दिखेगा, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंडीशन का हो, लेकिन उनको मिलेगा। इन सब लोगों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक चीज़ का, कि जो लास्ट में 50 मान लो कि 50 लोग थे या 100 लोग थे, उन लोगों को जिनको मिला उनके मन में डाउट नहीं था उस चीज़ के लिए। और नेचर को वही चाहिए कि अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आपको पहले श्योर होना है कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मुझे जो लगता है कि मेरे हिसाब से इस तरह से है। और एस्ट्रोलॉजी की कंडीशंस में ना मून एंड राहु, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपके उसमें चलते हैं, आपको हेल्प करते हैं। मून क्या है? मून आपके थॉट प्रोसेस की कंडीशंस है, उसको स्टेबिलिटी में लाना बहुत बड़ा चैलेंज है मून। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का भी चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होता है, तो फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज कि आपके ब्रेन में, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चलता है। ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं नॉर्मली, या इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इन लोगों का मन एक जगह पे ठहराव लाना या एक जगह पे एक थॉट को एक जगह रोकना चैलेंज होता है इनके लिए। लेकिन राहु क्या है? राहु कहता है कि साम दाम दंड पे लगा के बेटा लेना ही है। तो वो कंडीशंस होती हैं। सेम विद न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर है जो मैनिफेस्ट करते हैं, जिद भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, एफर्ट्स भी करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं। और सेम विद द 2 नंबर की इमोशनल है और स्टेबिलिटी का है थॉट प्रोसेस में। तो वो कंफर्म नहीं कर पाते कि आपको उस चीज़ तक पहुंचना है कि पहुंचना। आपने एक बार ये सोचा कि आपको आज खाने में आलू का पराठा चाहिए, दूसरे थॉट ये है नहीं यार आज तो पास्ता खाएंगे। तो कन्फ्यूज रहते हैं उस चीज़ की वजह से। जहाँ कन्फ्यूजन है सर वहाँ पे अचीवमेंट नॉर्मल लाइफ में भी नहीं हो सकती, और एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं हो सकती, और मैनिफेस्टेशन में भी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान किस दिन पैदा हो रहा है, किस प्लैनेट कंडीशन में, जी, डेट, टाइम, लोकेशन, उससे सब उस मोमेंट में क्या सब कुछ डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी है? सर बर्थ होने से पहले हो चुकी होती है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस लाइफ में बर्थ लिया, पिछली बात नेक्स्ट कनेक्ट करता हूँ मैं पिछली लाइफ की। तो इस जन्म में प्रेजेंट टाइम पर आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है, वो आपके पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको एक मैकेनिक बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, आपको एक टीचर बनना है। प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे। एक ही घर में 2 भाई होकर भी अलग अलग एज में, सेम परवरिश, सेम स्कूलिंग, सब चीज़ों की वजह से भी लोगों की नेचर या कामकाज डिफरेंट होते हैं। अब उस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि इस लाइफ में आपने अपने कर्म डिसाइड कर लिए, ठीक है। कुछ कर्म ऐसे होंगे जिससे आप अपने कर्म काट रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिससे आप भर भी रहे हैं।
जिस टाइम पे आपकी जो 75% कर्मस क्लियर होंगे इस लाइफ के प्रेजेंट के, तब इंसान की डेथ हो जाती है 25% पे। पूरा तो क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि मोक्ष तो आज की डेट पे तो मिलना इम्पॉसिबल है। हाँ, तो इतना जो ग्लास में जो पानी बचा 25% आपका, वो आप लेके कैरी फॉरवर्ड करते हो अगली लाइफ में। ओके। उसको क्लियर जब होता है, जीरो होता है वो, देन आफ्टर आपकी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं जो इस लाइफ में आपने करी प्रेजेंट लाइफ में, वो ग्लास भरता है, फिर बर्थ होता है। तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कर्मास को, जो हमने अभी किया वो नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ में हमारे पेरेंट्स कहाँ आएंगे, किस तरह के ग्रह नक्षत्र हमारे आएंगे, कब क्या होगा, वो चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं पहले से कि ये वाला ग्रह आपकी इस राशि में आएगा, इतने साल बाद आपका जन्म होगा, या इस ग्रह नक्षत्र के अंदर आपकी ये चीज़ें लाइफ में होंगी। तो प्री डिसाइडेड है वो चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वी जस्ट डीकोड द फ्यूचर कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा। जब आप उसको डीकोड कर लेते हैं तो उसके हिसाब से एक नोन रोड पे चलना इजी होता है अननोन से। बहुत सही, बहुत ये चीज़ है। मतलब लेकिन अगर क्या, यानी कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अबाउट अवेयरनेस, नॉट अबाउट चेंज? एस्ट्रोलॉजी में जो इंसान कहता है कि मैं चेंज कर दूंगा, वो फेक है। ओके। आप डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। आप उसको देखो, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी का अगर एक्सीडेंट होना है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। आपने कोई उपाय कर लिया है, कुछ ऐसी चीज़ कर ली, एक्सीडेंट नहीं आपका बदलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले ट्रक से होना तब साइकिल से हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये चीज़ हो सकती है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी इंसान, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका इवेंट चेंज नहीं कर सकता। ओके। कोई भी इंसान, हाँ, चाहे कोई बाबा है, कोई भी है, कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने नेचर से छेड़खानी की है ना, किसी भी तरह से करी है, तो नेचर आपसे भरपाई जरूर करेगी। ओके। वो चीज़ है। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तंत्र में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे पीपल कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप उन चीज़ों में अगर जाते हो, उन चीज़ों पे, तो नेचर से छेड़खानी मतलब अपने कर्मा से छेड़खानी। कर्म जो जिस टाइम पे आपको जो मिलना चाहिए था, अगर आप उसको गलत तरीके से अगर उसको भोगने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली नेचर तो आपसे लेगी, और जैसे वापस लेगी फिर आपको पसंद भी नहीं आएगा। पसंद भी नहीं आएगा। ओके। ये होता है। तो जब ये जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को टच किया आपने, आई थिंक ये बहुत लोगों को सुनना है, क्योंकि आज के टाइम में ना, सॉरी ऐसा बोल रहा हूँ मैं, दो तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं जी। एक एस्ट्रोलॉजर जो हु एक्चुअली हेल्प अ पर्सन, गाइड द पर्सन कि आपका जीवन थोड़ा सा आसान कैसे हो सकता है, जैसे सही राह दिखाई। ऐसे 2% ही है, ऐसे 2% ही है। और दूसरे होते हैं फियर बेस्ड। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये पहले तो मतलब कैसे बचें सही, मतलब गलत अगर। तो देखो, मेरा तो फील्ड है, मैं तो अपफ्रंट बोलता हूँ कि ये जो फील्ड है ना एस्ट्रोलॉजी, इसको लोगों ने इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है अपने बिजनेस बनाने के चक्कर में या अपनी उन चीज़ों में, कि लोग जो है ना, लोगों की हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी के सामने जाओगे ना, अगर तो आपकी बातें सुनकर वो पर्सन आपकी बातों को ही घुमा कर आपको बता रहा है, जैसे आपने ये बोल दिया मैं बहुत परेशान हूँ घर से, देखो पंडित जी कुछ, तो यही बोलते हैं जाकर, है ना। तो घर से परेशानी दो बातों की हो सकती है, या पैसे की या बीवी से, मतलब मैरिड लाइफ से, है ना, दो ही बातों से हो सकती है। तो वो आपकी कुंडली खोलेगा, आपको बोलेगा जी आपका तो 7वां लॉर्ड यहाँ बैठा है, आपका शुक्र यहाँ बैठा है, आपके साथ ये हो गया, आपकी महादशा इस चीज़ की चल रही है, आप एक काम करिए, आप ना ऊपर पहन लीजिए। तो आप पूछोगे आगे से कि परेशानी चल रही है इस टाइम पे, कौन सा पहन लें, तो आप बोलोगे जी अच्छा इतना बजट है मेरा, बता दो, ठीक है जी ये वाला अच्छी क्वालिटी का ये ले लो। आप पहन कर आ जाओगे, आपको पता भी नहीं है उस चीज़ का असर क्या है, आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा। ये डर का बिजनेस है जो 98% कर रहे हैं। 98% जो 2% के लोग हैं ना, 2% के लोग जिनको ये पता है कि एनर्जी किसी चीज़ में भी हो सकती है। अगर प्लैनेट एक जेमस्टोन में अपनी एनर्जी रखता है तो वही प्लैनेट किसी और चीज़ में भी रख सकता है। पॉसिबल है ना। वर्ल्ड में हर एक चीज़ प्लैनेट से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज़ है उसका असर ग्रह की एनर्जी से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्मली अगर आप देखोगे, गणेश जी के लिए नॉर्मली मान लो एक हम बात करें तो नींबू भी चढ़ाते हैं लोग। एस्ट्रोलॉजी में केतु के देवता हैं, केतु के लिए लेसोनिया यानी कि कैट साइज जेमस्टोन होता है। बहुत कम लोग हैं जो पहनवाते हैं, लेकिन बेचा जाता है वो भी जेमस्टोन पहनवाते हैं। अब किसी के पास बजट नहीं है, एक बंदा घर से मान लो कि उसका XYZ कंडीशन पे प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की है या मैरिड लाइफ की है, किसी भी चीज़ की है। अब ये 98% वाले एस्ट्रोलॉजर्स उनको ये बोलते हैं कि आपको जेमस्टोन पहनना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये होगा वो होगा, जो डर की बिजनेस की बात है। अब वही बंदा अगर मंदिर में जाके 4 नींबू गणेश जी के सामने चढ़ाता है तो वो सेम एनर्जी है,
लेकिन उसकी दुकान नहीं चलेगी एस्ट्रोलॉजर की। ओह वाह। ये फ़र्क है। और मैं फ्रेंड बोलता हूँ सर, अगर कोई भी पर्सन अगर आपको ऐसी चीज़ों में बोलता है, आपको बड़ी बड़ी पूजाएं बेच रहा है जो रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा वो, या दूसरी कंडीशन पर आपको ऐसी कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बेच रहा है या डरा रहा है, उठ के चले आओ। मैं करता हूँ, मेरे सामने से भी चले जाओ। क्लियर। ओके। और जो पर्सन आपके सामने है ना, मतलब जो जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, अगर तो वो आपके 3 या 4 मिनट मैक्सिमम इतने में आपका पास्ट और प्रेजेंट बता सकता है या कनेक्ट कर रहा है, तो उसके पास बैठो, नहीं तो उसके पास से भी उठ के आ जाओ, कोई भी हो। तो क्या कुंडली से जो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कितने % एक्यूरेसी बताई जा सकती है? सर अलग अलग साइंसेस की अलग अलग परफेक्शन है। वैदिक ज्योतिष है जो मैंने देखा है आज तक अराउंड 70%, नाड़ी ज्योतिष 90 to 95%, भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब 90 to 95%। लाल किताब की ब्यूटी ये है, लाल किताब के पास सोल्यूशन है हर चीज़ का, सिवाय डेथ, हर चीज़ का सोल्यूशन है। ओके। तो वो चीज़ है। बाकी अलग अलग साइंसेस की अलग अलग कंडीशंस है। कुछ साइंसेस ऐसी भी हैं जहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्शन है। और वन ऑफ देम इज, जैसे आपने किसी को एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई पर्सन आता है, आपने उसकी चार्ट को एनालाइज किया और आपने ये बता दिया कि आपको इतने साल के बाद आपको कैंसर होगा, या आपको कैंसर चल रहा है, इस डेट तक आपकी डेथ हो जाएगी एग्जांपल। खैर डेथ की प्रेडिक्शन करना इज बैंड, एस्ट्रोलॉजी लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो अगर आपने उस बंदे को वो दे दिया, प्रेडिक्शन दे दिया, या कुछ भी प्रेडिक्शन आपने दे दी उस चीज़ पे, उसको सोल्यूशन चाहिए उस चीज़ का। बीमारी तो उसको है या होगी, उसको ये भी पता है, लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं है तो किसी को डरा कर या आग के बीच में खड़ा करके बोल दो कि एम्बुलेंस अभी आएगी, या आपको ये हेल्प मिलेगी इतनी देर के बाद या नहीं मिलेगी, तो वो गलत बात हो जाती है। सोल्यूशन होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो अलग अलग साइंसेस हैं, अलग अलग तरीके से उनकी परफेक्शन है, एक्यूरेसी है। लाल किताब इतनी पॉपुलर क्यों है? सर लाल किताब की ना 1-1 रुपए के उपाय भी है जिससे सोल्यूशन होता है। लाल किताब को अपोज करने वाले वो लोग हैं जिनकी जेमस्टोन की दुकानें हैं क्योंकि लाल किताब जेमस्टोन्स में बिलीव नहीं करती। अच्छा, लाल किताब साफ साफ ये चीज़ कहती है कि आप ये कर लो, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्सन आपके पास आता है और लेट्स से किसी की मेंटल स्टेट इज़ नॉट गुड, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट पे, लोग नेगेटिव हैं या लोगों को एंजाइटी होती है, बहुत कॉमन है आज की डेट पे। एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा 98% वालों के पास, तो वहाँ पे जाके वो बोलेगा जी मेरे पास ये बोलेगा जी मोती पहनो चांदी में, या गले में पहन लो, या इस वाली फिंगर में पहन लो। अब मोती वो देगा उसको 12-15 हज़ार का, वो लेगा, उसको लाइफ में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। हो सकता है उसको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए और उसको उसके सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएं। ये नेगेटिव चीज़ है। लाल किताब वाले के पास जाएगा, अगर उसको लाल किताब आती है, वो उसका वर्षफल देखेगा, लगन कुंडली देखेगा, उसको बोलेगा ये पैकेट दूध का ले, एक जाके वहाँ पे जल प्रवाह कर दे। कितने का पैकेट आता है? आधा लीटर का, 10 रुपये का पैकेट भी आता है दूध का। सही बात। तो उसका काम हो जाएगा वहाँ पे। ये डिफरेंस है दोनों में। और लाल किताब की ब्यूटी यही है कि लाल किताब हर चीज़ का सोल्यूशन रखती है। लाल किताब कभी भी किसी को बीच में नहीं छोड़ती। लाल किताब आपको जीने का तरीका सिखाती है। हज़ारों उपाय हैं जिसमें हम डिफरेंट लोगों को बोल लो, या जानवरों को बोल लो, या कीड़े मकोड़ों को बोल लो, पक्षियों को बोल लो, फीड करने के लिए बोलते हैं। हाँ, हज़ारों हैं ऐसे। और बाकी तो क्या करते हैं, आपको 3-3 जेमस्टोन इकट्ठे लॉकेट बना के बना देते हैं। और जिनकी दुकानें चलना बंद होगी लाल किताब के बाद से, वो ये पोस्ट करते हैं। मेरे पास बहुत एग्जांपल है सर ऐसे। आजकल तो लोगों की दुकान इस पे चल रही है कि एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रोल करो और अपना बिजनेस चलाओ। खुद एस्ट्रोलजर्स ये भी अच्छा, दूसरों को ट्रोल करो या खुद को ट्रोलिंग करो? नहीं, खुद की ट्रोलिंग नहीं करो, खुद एस्ट्रोलजर आज की डेट पर दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं कि इसने ये गलत बोला। अच्छा, या इसको ये पता है। ओके, आई गेट इट। ओके, हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें चल रही हैं आज की डेट पे। ओके, तो आपने एक और चीज बोली, नाड़ी ज्योतिष, ये क्या है? भृगुनंदी नाड़ी सर, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ मोडेलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसमें ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्रों को नहीं मानते, दशा को नहीं मानते, उच्च नीच ग्रहों को नहीं मानते, 7.5 ढैया, कंटक, मंगलिक दोष, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। ओके, सीधी प्रेडिक्शन है। ओके, आप किसी की भी कुंडली देखते हो, किसी की भी कुंडली एनालाइज करते हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो राइट अवे बर्थ चार्ट देख के सारी लाइफ प्रेडिक्ट कर देंगे, उनको कोई और चार्ट भी नहीं चाहिए। तो ये नाड़ी ज्योतिष है और एक्यूरेसी 95% है। ओके, तो मतलब क्या इसमें नाड़ी देखी जाती है या नहीं सर, कुंडली ही होती है। अच्छा, कुंडली होती है। कुंडली होती है प्रॉपरली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें होंगी, उसी के अकॉर्डिंगली होता है। बट वो एक बोलने में नाड़ी है, बिकॉज नाड़ी की कंडीशन क्या है, हमारी वेन्स है, जो चीज़ें हैं।
तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे पुराने टाइम पे ये बोल लो कि वैद्य होते थे, वो आपकी नफ्स पकड़ के बता रहते थे कि ये खा कर आए हो, ये करके आए हो, ये आपको दिक्कत है। तो नाड़ी क्या है, नाड़ी आपके अंदर की प्रोडिक्शंस करती है सारी चीज़ें, जिसमें कोई भी मिथ नहीं है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। भृगु ऋषि जी ने लिखी थी, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल पुरानी साइंस है, जो स्टार्टिंग में तमिल में थी और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो नॉर्थ में आनी स्टार्ट हुई। बहुत तरह की है सर, मीना नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, देन शिवा नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। ओके ओके ओके, ग्रेट। हाँ जी। अगर एक इंसान, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि नाड़ी ज्योतिष जब हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह की, और लाल किताब या जो बाकी साइंसेस हैं, अगर वो बोलती हैं कि 7.5 ही चल रही है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, या अब महादशा कुछ चल रही है टाइप्स, तो क्या मतलब ये इन दशाओं में सच में कुछ भी अच्छा नहीं होता लोगों के साथ? होता है, क्यों नहीं होता सर। देखो, कोई भी इंसान ना, एक हमारे पंजाबी में कहावत चलती है एक चीज़ की, कि अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है ना, तो आपने भगवान को कोई नुकसान नहीं किया। अगर वर्डिंग्स और है पंजाबी में कि वो एक उड़द की दाल होती है ना, तो उसकी कहावत है, माँ की दाल बोलते हैं पंजाबी में। तो माँ की दाल भगवान की आपने वो उखाड़ के नहीं आ गए उसके खेत में से कि भगवान आपके नुकसान करेंगे। इट्स नेवर लाइक दैट। देखो, जब दशासहस्त्रम बना था ना, तब लाइफ होती थी 150 साल 160 साल इंसान की, मतलब 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तब इतनी एज होती थी, हाइट डिफरेंट होती थी, लाइफ के प्रोस्पेक्टिव अलग होते थे, आपकी क्रेविंग्स लाइफ की चीज़ों की, खाने पीने की हो गई, आगे बढ़ने की, पैसे की, सब चीज़ों की अलग अलग होती थी। फाइन। तो धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी, आपकी लाइफ फास्ट हो गई, आपकी इवेंट्स फास्ट हो गए, आपने जो हमारी कल्चर की चीज़ें थी वो चीज़ें छोड़ दी। अब एवरेज लाइफ स्पेन क्या है? मैक्सिमम 80 ईयर्स जो हमारे पहले से बने होंगे मैक्सिमम। और हम अगर बात कर लें, ये जो 80s की जनरेशन है, इनकी एज होगी मैक्सिमम 70-75, और उसके बाद के जो होंगे अराउंड 70 ईयर्स। जो अभी की जनरेशन है उनकी होगी 50-60 या 65 मैक्सिमम, इतने तक जाएंगे। प्रैक्टिकल बात है ना। इतनी बीमारियां हैं, इतनी चीज़ें हैं, ऐसी डाइट्स हैं, इतना मेंटल प्रेशर है, ये सब चीज़ें। तो अगर दशा 160 साल की बनी, 120 साल की बनी दशा, तो 120 साल की दशा जब बनी थी उस टाइम के हिसाब से आपकी लाइफ के इवेंट्स डिवाइड किए गए होंगे ना। बिल्कुल सही। कि इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा। अब सारे इवेंट फास्ट हो गए तो दशा कैसे उतनी रहेगी? अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए सर हम जलंधर चलते हैं या अमृतसर चलते हैं, तो वी विल पिक बाय रोड और बाय फ्लाइट। करेक्ट। हमें पता है ना कि हमारी लाइफ में टाइम इज़ अ मनी। करेक्ट। तो उस कंडीशन में हमें वही चीज़ चूज़ करनी है जो चीज़ हमारी लाइफ को फास्ट करे और हमारा काम जल्दी हो। तो अगर मान लो कि आज की डेट पे एवरेज एज अगर 70 साल की है, तो 50 साल आगे वाले जो हैं वो क्या हमें हमारी लाइफ में इवेंट नहीं देंगे? अगर उस दशा के हिसाब से ये चीज़ लिखी गई थी उस टाइम पे कि एक 80 या 90 साल का एक बंदा अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करने के बारे में सोचेगा। अब तो बंदा है ही नहीं उस टाइम पे, जाता कि नहीं उस टाइम पे, तो क्या करेगा? कोई नेटिव अगर बैठा होगा उस टाइम पे, वो तभी सोचेगा ना उस टाइम पे। एज ही 70 साल की है, तो वो कौन सी एज में करेगा? अपनी 48-50 साल की एज में करेगा या 50 एज में कर लेगा? तो लाइफ फास्ट हो गई है। दशा इसलिए काम नहीं करती, लोग आज भी उसी में घुमा घुमा के लोगों को ये वो पूजा, जेमस्टोन, यही चीज़ें बेच रहे हैं। और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये चीज़ें, मान लो 18 साल में आपकी किसी की दशा आती है, 18 साल की, आपका वो प्लेनेट बैठा है 8वें घर में जो बैड हाउस है। अब 18 साल क्या आपकी लाइफ में बच्चे नहीं होंगे, आप शादियां नहीं देखेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, आप कभी खुश नहीं होंगे, या आपकी लाइफ में कुछ बेटर चीज़ नहीं होगी ना? डेफिनेटली होगी। तो वो दशा कैसे आपके लिए नुकसान कर सकती है? वो 18 साल कैसे काम कर सकते हैं आपके लिए? प्रैक्टिकल वे में आपको ये नहीं पता कि कल रात को आपके घर में क्या बनेगा। फाइन, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कल रात को क्या बनेगा। आपको ये भी नहीं पता आप घर में खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। कल इवनिंग के टाइम पे आपको कोई अर्जेंट कॉल आ जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या किसी ट्रैवल पे अर्जेंट निकलना पड़ सकता है, किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल जो है ना, लाइफ बिल्कुल अलग है, जो थ्योरी है वो अलग एस्ट्रोलॉजी में। और दोनों चीज़ों को अगर आप कोलैबोरेट करोगे तभी आप एक्चुअल में सॉल्यूशन दे पाओगे, अदरवाइज तो आप भी घुमाओगे, बाग भी घुमा रहे हैं। ये है। ओके। एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो क्या हस्तरेखा भी इम्पॉर्टेंट है? सर बहुत सारी चीज़ें, फेस रीडिंग है, मोल्स की एस्ट्रोलॉजी होती है, फेस रीडिंग से हो सकता है, पाम रीडिंग हो सकती है, थंब इम्प्रेशन से भी एक नाड़ी होती है, वो भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, डिफरेंट है। बट जिस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि आपके पास एक पर्सन जिसका हाथ नहीं है या जल गया, तो उसका क्या करोगे आप?
करेक्ट है। वो चीज़ है। नो डाउट बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं पाम रीडिंग से भी, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो एस्ट्रोलॉजी है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे जो बनता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे लोगों के पास डिटेल्स नहीं होती, फिर भी उनके आंसर दिए जा सकते हैं, सोल्यूशन दिए जा सकते हैं, लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। बाकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ की बात है, कोई किसी भी तरह से प्रेडिक्शन कर सकता है। जो जहाँ तक आपके पास चल के आ रहा है उसको तो सोल्यूशन चाहिए, कैसे भी हो। करेक्ट। ओके, तो जैसे ना लोगों के ना बेसिक इश्यूज होते हैं लाइफ में। बेसिक इश्यूज मतलब 2-3 प्राइम एरियाज हैं। पहला मनी, सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड हेल्थ। इसी के आसपास इंसान पूरी जिंदगी ये 3 सवाल आते हैं मेजरली। हाँ जी। तो नॉर्मली इन तीनों एरियाज में आप एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सर, कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ऑफ कोर्स डे उसके उस पर्सन के इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट जेनरिकली ऐसा जेनरिक कुछ हो सकता है जो लोग हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सर देखो, हमारी ना डे रूटीन की जो गलतियाँ होती हैं ना, उन्हीं के बेसिस पर हम लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, डे रूटीन की कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है एनिमल्स को हेट करना, एग्जाम्पल, तो वो कहीं ना कहीं अपना केतु खराब करते हैं। खैर एवरी एनिमल इज कनेक्टेड टू डिफरेंट प्लेनेट, बट जनरली हम अपना केतु खराब करते हैं उस कंडीशंस में। कुछ लोगों की आदत होती है, बर्ड कहीं पे बैठा है, पत्थर मार दिया, उड़ा दिया। आदत होती है लोगों की ना, या मजे के लिए, या वीडियो रील के लिए आप कबूतर बैठे हैं वहाँ पे, तो आप भाग के बीच में से निकल गए, उनको उड़ा दिया, वो खा रहे हैं। ये है कुछ नहीं है देखने में नॉर्मली, बट हम क्या करते हैं, परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जब आप किसी को परेशान करोगे ना, कहीं ना कोई नेगेटिव वाइब जरूर आएगी। वो उसको पता है, बोलने के बारे में नहीं पता है, पर नेगेटिव वाइब आपकी तरफ जरूर आएगी, यानी कि जिसको हम एनर्जी बोलते हैं उस चीज़ पे। अगर नॉर्मल कंडीशन पे एस्ट्रोलॉजी की ही सिर्फ बात की जाए कि एस्ट्रोलॉजी में कौन सा ग्रह किस तरह से काम करता है, शुक्र रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, शुक्र पैसे के लिए भी है। जो हेल्थ के लिए है, हेल्थ के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जैसे जेनरिक अगर हम बोलेंगे तो सन, सूर्य प्लैनेट है, जिसकी वजह से ओवरऑल लाइफ आपकी मैनेज होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पनपने के लिए। अगर किसी भी कहीं भी आप चले जाओगे, अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो वो ना तो ऑक्सीजन क्रिएट होगी और ना ही बाकी चीज़ें आपकी कुछ भी आगे लाइफ में आएंगी। तो सूर्य परमानेंट कारक प्लैनेट है इसके लिए। जो थर्ड चीज़ आती है आपकी हेल्थ का, जो आपने बोला, सॉरी थर्ड वाज रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी। ठीक है, वो 2 एक से हो गए। ठीक है, थर्ड चीज़ जो थी आपकी, जो आपने बोला था, वो वीनस से ही है, दोनों चीज़ों की। बट एडिशनल में एक चीज़ और बोलता हूँ, इसमें प्रोफेशनल लाइफ एक और आती है जो लोग बोलते हैं, जो शनि से चलती है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ 4 ग्रहों के आसपास ही घूमेगी। हेल्थ हमारा सूर्य है, जुपिटर हमारा लक है, और वीनस हमारा रिलेशनशिप और पैसा है, और शनि हमारा काम है। ये 4 ग्रह अगर आपकी कुंडली में ठीक है तो आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो सकती है, चारों चीज़ें। लेकिन इन चारों ग्रहों को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा बैलेंस होना ज़रूरी है। चंद्र क्या है? आपकी विचारधारा, आपका थॉट प्रोसेस। अगर आपने उसको स्टेबल नहीं किया तो आपकी कुंडली में 8 ग्रह उच्च के बैठे हों, चंद्रमा एक अकेला खराब बैठा, तो वो सारी कुंडली तहस नहस कर देगा। ओके, सिर्फ एक। देखो, आपने कहावत सुनी होगी, मन के जीते जीत है। तो वो कंडीशन क्या चीज़ है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, जो आपकी सोचने का नज़रिया है किसी भी चीज़ का, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि जो मुझे जो लगता है पर्सनली कि जो बंदा परेशान है ना, उसका माइंड उसको कंट्रोल करता है। मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ पढ़ी थी और उसको उसी की बात मैंने अभी की आपसे, कि जब तक आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है वो प्रॉब्लम है, जिस दिन आप कंट्रोल करना शुरू कर दो वहाँ से सक्सेस शुरू है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगती है इस चीज़ में। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून को बैलेंस करना ज़रूरी है। जुपिटर को अच्छा करने के लिए आप मंदिर में जाकर रेगुलर बेसिस पर जो येलो चने की दाल घर में अवेलेबल होती है, जो क्वांटिटी आपको अच्छी लगे वो आप चढ़ा सकते हो थर्सडे के दिन। सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आपको मिलता है या आपके नोन सर्कल में हो, उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, फादर से रिलेशन अच्छे रखिए, और सूर्यदेव को रेगुलर बेसिस पर जल देते रहिए। ये रूटीन की चीज़ें हैं, बाकी कस्टमाइज तो हर किसी की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। वीनस के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, आप गौशाला में जाके कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करो। नहीं जाते लोग आज की डेट पे। अगर हम किसी को मैंडेट कर देना कि महीने में एक बार जाना है, कोई स्टॉलर बोल दे, डरा के बोल दे या वैसे बोल दे, फिर जाना लोग स्टार्ट करते हैं, वो महीने में एक दिन। तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बॉम्बे के मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, बॉम्बे वाले बोलते हैं कहाँ से हो, तो बॉम्बे में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे गौशाला भी है, तो अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी। तो फोर्थ जो शनि की कंडीशन होती है, शनि की सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप डिसिप्लिन में ले आओ अपने आप को। अगर डिसिप्लिन में आप नहीं आ सकते हो तो शनि आपके फेवर में कभी नहीं आ सकते।
क्योंकि जो है ना मेहनत जो है वो डिसिप्लिन के साथ ही आपको कन्वर्ट करती है सक्सेस में। तो शनिदेव को ठीक करने के लिए वो चीज़ है, अगर उपाय करना है तो जितने भी भिखारी आपके शहर में आपको दिखते हैं उनको कभी कभी खाना खिला दिया करो। ओके ओके, ये चीज़ें हैं। आपने इसमें सबसे पहले एक बात की थी मून के बारे में। मून ड्रिवन बेसिकली फ्रॉम द इमोशन विच वी कैरी, जो हमारे अंदर जो भाव हैं, क्या इसके लिए भी कुछ कॉन्शियसली किया जा सकता है जिससे हमारे भाव ठीक रहे, एनर्जी ठीक रहे हमारी? चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरा मून फर्स्ट हाउस में है आज। और ओके, आज नहीं, मतलब मेरी लाइफ में आज बताता हूँ आपको कि मेरा मून फर्स्ट हाउस में है मेरी कुंडली में। ये चीज़ मैंने आज तक किसी को खैर किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोली। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत भी समझ है उनको पता होगा मून फर्स्ट हाउस में अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब ऐसे लोग सुसाइडल थॉट्स भी बहुत रखते हैं, ओवर इमोशनल बहुत होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत वीक होती है। बट अगर मुझे कोई पर्सनली जानता होगा तो उनको पता है कि मैं कैसा हूँ उन चीज़ों पर। खैर पॉडकास्ट में भी जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पर लोगों को पता ही होगा। देखिए जो मुझे लगता है ना, देखो आपका कैरेक्टर कैसा है लोगों के सामने वो आपने बनाया है, आपने दिखाया है। आपने जो रिप्रेजेंट किया है ना वो आपने बनाया है, आपने दिखाया है, लेकिन अंदर से आप क्या हो वो आपको पता है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में दो कैरेक्टर्स कैरी करता है, एक वो जो डिस्प्ले है, एक वो जो अंदर से है। अगर बाहर से कोई पिस्टल लेके किसी को धमकियां दे रहा है ना तो अंदर से वो बैठ के रो भी सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वो आपको ही पता है। अकॉर्डिंग टू मी किसी भी पर्सन के जिसके भी थॉट प्रोसेस में ऐसी नेगेटिविटी है वो एक प्रैक्टिस स्टार्ट करे अपनी लाइफ में। और मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इतना ये मैक्सिमम शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी का अगर भला हो जाए तो अच्छी बात है। हर किसी इंसान को, ये मैंने खुद प्रैक्टिस की है इस चीज़ के बारे में, एवरी पर्सन शुड हैव 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इनसाइड। एक बाहर डिस्प्ले का, 2 अंदर। एक ऑलरेडी है, ओके, 2 अंदर। एक तो आपको पता है कि आप ऐसे हो, दूसरा कैरेक्टर आपके सेम नेम से होना चाहिए, जो आप उसको नाम से ही बुलाओगे, बट दैट कैरेक्टर शुड बी लिटिल स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू योर प्रेजेंट कैरेक्टर। वाह, ठीक है, लिटिल स्ट्रॉन्ग इन दैट वे दैट कि वो आपको कमांड करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर कहीं पे जा रहा हूं ना, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं और मैं ओवर स्पीड कर रहा हूं उस टाइम पे या कम्फर्ट में किसी भी रीज़न से, तो अंदर से मुझे आवाज़ आनी चाहिए, मनदीप पागल है तू, क्या कर रहा है, ऐसे ड्राइव नहीं करना तुझे। तो आपको वो अंदर से आवाज़ आएगी अपने आप। वो एरोगेंट है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोलेगा आपको हर जगह पे, या आपको ये भी बोलेगा चल ये करके देखते हैं, ये कर लेते हैं। आप उन छोटी छोटी चीज़ों से जब आप खुद से बात करोगे ना, आपका सेकंड कैरेक्टर होगा, वो सेकंड माइंड बन जाएगा आपके लिए एक टाइम पे जाके। बहुत सही। और आपने अगर उस चीज़ को एक्सपर्टीज़ पे आप ले आए अपनी इस कैरेक्टर को, इस चीज़ पे, लाइफ में ना कभी डिप्रेशन होगा, ना ओवर थिंकिंग होगी, ना आप कभी कन्फ्यूज होंगे, और हमेशा आपको आपकी इनर वॉइस आपको खुद जवाब देगी। जो मैं प्रैक्टिस किया है मैंने, और मैंने इस चीज़ को आज तक भी मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। और डिप्रेशन से निकलने के लिए इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई भी और चीज़ हो सकती है, क्योंकि इंसान की एक नेचर है, जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना ना चाहो खुद, वो आपके अंदर नहीं आ सकती। वो नेचर है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आपका माइंड चेंज नहीं कर सकता अगर आप खुद नहीं चाहते तो। अमेजिंग, आई थिंक इट इज ब्रिलियंट। तो वापस से कुछ उन्हीं चीज़ों पर आ रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक इशू है सर, है ना, सब लोगों के। जी। एक इंसान जो फाइनेंशियली फंसा हुआ बेचारा, ऐसे अपने जीवन में नॉर्मली क्या गलतियां करता होगा एनर्जी वाइज, जो जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल ट्रबल बढ़ता जाता है? क्रेडिट कार्ड्स है, ऋण बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। देखिए, घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से अगर टॉयलेट हो या डस्टबिन पड़ा हो, पैसा नहीं टिकता घर पे, ओके, लोन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में घर के अंदर किचन हो या रेड कलर हो तो भी पैसा नहीं टिकेगा। ये वास्तु है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो किसी की कुंडली में अगर शुक्र चंद्र या शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, उसके पास पैसा टिकेगा भी नहीं। पहली बात तो आएगा ही मुश्किल से, अगर आ गया तो टिकेगा नहीं। ऐसी कंडीशन पे बाहर निकलने के लिए क्या चीज़ें करनी है, रेगुलर बेसिस पर आप अपने घर के आसपास कोई भी देख लो, आपकी स्ट्रे डॉग्स होंगे कोई ना कोई, किसी भी स्ट्रे डॉग को रेगुलर बेसिस पर खाना डालना शुरू करो। पहली चीज़, ब्लॉकेजेस कम होंगे इससे। ब्लॉकेजेस, पैसा नहीं आएगा, ब्लॉकेजेस कम होंगे। सही है, क्योंकि ब्लॉक कम होगा तो पैसे आने का रास्ता बनेगा। बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन है, अपने आसपास कोई भी गौशाला देखो, अगर पॉसिबल है फ्राइडे के दिन या वेंसडे के दिन वहाँ जाओ और गाय को रेगुलर बेसिस पर चारा डालो, या आटे का बुरा जो होता है, जो आटा छानने के टाइम पे, उसके लड्डू डालो गाय को।
चारा हर कोई डाल देता है वहाँ पे आके, लेकिन सेवा कोई नहीं करता। अगर आप सेवा के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कई बार नहलाने के लिए या वैसे साफ़ सफाई के लिए, तो वो चीज़ें ज़रूर करिए। गौशाला में ना जो आप चारा कई बार अपने वेट के इक्वल देते हैं, वो उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको हेल्थ के इशू होते हैं। नॉर्मली अगर करना है आपको वो करो इच्छा के अनुसार, लेकिन जिनके हेल्थ इशू हैं वो भी कर सकते हैं उपाय। अच्छा, ओके। जिनको अपने वेट के बराबर का चारा देना होता है उस चीज़ पे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अगर वहाँ पे अगर आप रेड कलर कर सकते हो या रेड बल्ब लगा सकते हो तो फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ जाएगा उससे। ओके 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 जी। एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपने कई बार गौशाला के बारे में बोला। जी। हिंदू धर्म में तो हम गाय को माँ ही बोलते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली गौशाला में सेवा या गाय की सेवा, जी, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर तो एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब की बात की जाए, सेकंड हाउस मंदिर भी है, सेकंड हाउस गौशाला भी है। सेकंड हाउस आपके परिवार का घर भी है, जो आपका कुटुंब आपका परिवार होगा, और सेकंड हाउस ही आपके पैसे के आने जाने के रास्ते या कैश फ्लो के रास्ते, कैश फ्लो यानी कि पैसा इस रास्ते से आएगा। जब आप बार बार गौशाला जाते हैं तो उस कंडीशन पर आपने गाय की सेवा करी। गाय क्या है? मेष लगन की कुंडली, जो काल पुरुष कुंडली या विष्णु जी की कुंडली कहते हैं, वो सेकंड हाउस में शुक्र की राशि होती है। जो गाय है वो भी शुक्र है उस चीज़ पर। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आप इन सब चीज़ों से सेकंड हाउस और अपने शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में शुक्र की जो एनर्जी है वो एनहेंस होती है। जब वो एनहेंस होगी तो ऑटोमेटिकली शुक्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पैसे की दिक्कत है, रिलेशनशिप की दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आपकी बेटर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। बाकी गाय की पूजा हम अगर सनातन की बात करें तो की जाती हैं, देवी देवताएं हैं बहुत सारे उसमें, उनमें तो वो चीज़ें जो हैं हम उसकी जो धर्म की कंडीशन पर हमारी हैं वो डेफिनेटली हम करते ही हैं और करते रहेंगे। और जो लोग अपोजिट करते हैं, मैंने जी, हम गौ सेवा के लिए जाते हैं हम कई बार, तो लोग एसिड फेंक देते हैं, एक्सीडेंट से पैर पे डंडे मारते हैं, मतलब बहुत कुछ, बहुत। हाँ, मैंने देखा है। तो बहुत ये देखा है। बिल्कुल क्या उनके साथ? सर देखो, बट दे आर क्रिएटिंग। मैंने एक चीज़ पहले आपको बोली थी कि नेचर का नुकसान जो करेगा उसको भरना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, और उस टाइम पे आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक ना ऋण की कंडीशन होती है, ऋण डेट्स जो बनते हैं आपकी लाइफ में आपकी कुंडली के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर में अगर आप देखोगे 3 भाई हैं, या मान लो कि घर में 2 भाई हैं, दोनों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, दोनों की डिवोर्स्ड है। ऐसी कंडीशंस आपने सुनी होंगी या देखी होंगी, बहुत कॉमन है तो। या डिस्टर्ब्ड है, या वाइफ का नेचर ऐसा है ना छोड़ूंगी ना रहने दूंगी, ऐसी कंडीशंस है। तो ये कंडीशन क्या होती है? जब आपके पास शुक्र का ऋण बन जाता है आपकी कुंडली में, या फिर आपकी कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे स्त्री ऋण बन जाता है। स्त्री ऋण तभी बनेगा जब आपकी कुंडली में पहले के कर्मों के अकॉर्डिंगली आपका शुक्र इस लाइफ में बहुत बुरी कंडीशन में आया है। स्त्री का ऋण बनना मतलब आपकी लाइफ में स्त्री सुख 0 होगा। ठीक है, मैं सिर्फ फिक्स्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ उस चीज़ में। अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें बन गई, आपका स्त्री ऋण बन गया। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने गौ हत्या की, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने फीमेल्स को मार दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने फीमेल्स को परेशान किया, मारा पीटा जलाया, या जो भी चीज़ें करी, ये वही लोग हैं। ये सब के सब लोग आने वाली लाइफ में अपनी मतलब बहुत बुरी कंडीशन में लाइफ जिएंगे। इंसान को बनाया किसने? भगवान ने बनाया ना। सही। तो भगवान की तो बनाई हुई चीज़ को तो आप खराब ही कर रहे हैं। क्या बात है, वो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट। और मुझे सर एक चीज़ और लगती है, जो इंसान ना भगवान की बनाई हुई चीज़, चाहे वो जानवर है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो आपकी रिलेशन में है, अगर आपकी ज़ुबान से गाली निकल रही है या आपका हाथ उठ रहा है, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी बनाया उसमें से सिर्फ इंसान को दिमाग दिया है सोच समझ के लिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपसे घटिया कोई नहीं हो सकता उस चीज़ों पर, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूड ये भी इसी में आता है? बिल्कुल आता है, जीव हत्या, सब चीज़ें उसी में है। बट कुछ कुंडलियाँ ऐसी हैं, कुछ प्लेनेटरी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से नुकसान होता है। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। मतलब और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वेजिटेरियन रहेंगे तो लाइफ बर्बाद रहेगी। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि हाँ बिल्कुल है। कुछ ऐसी भी हैं कि अगर आप वेजिटेरियन पूरे कन्वर्ट होंगे तो औलाद होगी, नहीं तो नहीं होगी। कुछ थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए ना, मे बी इट विल हेल्प अस। देखो, नॉर्मली खैर ये चीज़ बहुत बार बोली मैंने। एक तो पर्सन ने मुझे मतलब हाई लेवल पे लोगों को टैग कर करके बोल रहा था, ये देखो सनातन के अगेंस्ट मुल्ला है, ये है वो है। तो वो तो लोग ना हर तरह के लोग बैठे हैं, दैट्स ओके, उनके पास वो राइट है उनके बोलने के लिए। हम ऐसे देश में रहते हैं। चलिए एनीवेज,
तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि बृहस्पति अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या 10th हाउस में होगा, ये लोग जितनी पूजा पाठ करेंगे उतने लाइफ में बर्बाद रहेंगे, उतना बर्बाद रहेंगे। मैरिड लाइफ बर्बाद होगी, करियर बर्बाद होगा, पैसा नहीं आएगा, मेंटल पीस जाएगा, लाइफ में जो है स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी इन लोगों की। केंद्र के भाव शुभ भाव होते हैं और बृहस्पति वहाँ पे बहुत अच्छा है। 7th हाउस में शुक्र का घर है, वहाँ पे अच्छा नहीं है। 10th हाउस में उसका नीच स्थान है, वहाँ अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाउस में कहते हैं कि 100 दोष खत्म करता है। चौथे घर में उसका उच्च स्थान होता है एज पर द प्लेसमेंट्स। अब कंडीशन क्या है, ये लाल किताब में 7th हाउस 10th हाउस लिखा हुआ है कि इसमें आपको पूजा पाठ नहीं करना है या कम करना है। लाल किताब उसके अगेंस्ट नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ उस कंडीशन में, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि घर के अंदर मूर्तियां स्थापित नहीं करनी है। अच्छा, मंदिर में ना, फोटोज रखो, मूर्तियां नहीं स्थापित करनी है और घंटों बैठ के पूजा पाठ करोगे परेशानी रहेगी, जबकि लाइफ की कंडीशन है। अब यही कंडीशन में अगर ये बंदा प्योर वेजिटेरियन रहे तो इसकी लाइफ नहीं चलेगी। ओके, मैं नहीं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप नॉनवेज खाओ, कुछ भी करो, बट जनरली अगर आप अपनी लाइफ में उस टाइम पे अगर आप ऐसी कंडीशन पे अगर प्योर वेजिटेरियन हो तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। दूसरी कंडीशन, बुध जिन लोगों का 12th हाउस में, इन लोगों का एग फेवरेट होता है। ओके, इनको अगर पूछोगे ना ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए तो ये ब्रेड ऑमलेट बोलेंगे या बॉइल्ड एग बोलेंगे, ये वही करेंगे, वही प्रेफर करेंगे हमेशा, लेकिन जितना खाएंगे उतनी लाइफ बर्बाद रहेगी उसकी कंडीशन पे। सूर्य 11th हाउस में है। सूर्य 11th हाउस में जिन भी लोगों का होगा ये हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पर इनको 3 टाइम भी दोगे 3 टाइम भी खाएंगे। अब इस कंडीशन में जब तक ये खाएंगे बेटा नहीं होगा, इनको बेटियां हो जाएंगी। अगर हो गया तो नालायक होगा वो। ओके, ये कंडीशंस हैं, कुंडली के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी की अगर साइंस है, अगर किसी का मान लो नाम है तो उसका वजूद भी ज़रूर होगा उस चीज़ पे, और अगर वो चीज़ अगर आपके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन लेकर आ रही है तो वो आपकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी को आपको 4 चीज़ें बोलकर सिवाय पैसे के कोई और बेनिफिट हो रहा है। अगर कोई बंदा बोल रहा है आपको वेजिटेरियन रहो तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो उसके पेट में जा रहा है ना निकाल रहे हो। करेक्ट। तो इन बोथ वेज कि आपको सुपरस्टिशियस नहीं बनना, वहमी नहीं बनना, चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल करो, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फिर चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। लाइफ में चेंज आता है कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो। सिंपल है। अगर किसी से चेंज नहीं आता तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ओके, एक सवाल यहाँ पर आया मेरा कि एक इंसान जब पैदा हो रहा है, ठीक, तो डेट ऑफ बर्थ ये वो सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है उसका नाम रखा जाता है। नाम 2 तरीके से रखते हैं लोग आज के टाइम में। पहले तो होता है कुंडली के हिसाब से कि कोई पहला अक्षर आया, नक्षत्र के हिसाब से रख दिया। तो हमारा जन्मपत्री में एक अलग नाम होता है और फिर एक ढूंढते हैं हम फैंसी सा नाम, और तीसरा निकनेम। बिल्कुल ठीक है। पहला तो निकनेम सही है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। ओके, देखो ये पता क्या है, ये बचपन में ना प्यार के नाम है आपके, हाँ, है ना। जैसे मान लो कि किसी का नाम कुछ भी XYZ रखा है, जैसे अभिषेक है एग्जांपल, तो उसका नाम अभी हो गया। हाँ। तो अभी का मतलब क्या है, आज के प्रेजेंट की कंडीशन में वो बंदा फ्यूचर में कभी नहीं जा सकता। नेम का मीनिंग होना चाहिए एक चीज़ का। निकनेम की कंडीशन क्या चीज़ है, वो आपका जो रियल नेम जो रखा गया था जिसका एक मीनिंग था। जैसे मान लो किसी का नाम अजय रखा, ठीक है, तो अजय का मतलब क्या है, जिसको कोई जीत ना सके, करेक्ट है ना, अजय। तो उस कंडीशन में क्या चीज़ है, आप छोटे नाम रखते हो, आप उसकी एनर्जी चेंज कर देते हो। आपकी कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में कभी भी आपको कोई भी इंसान आपके निकनेम से नहीं बुलाता। हाँ, सही बात है। ना आपके रखे हुए नाम से बुलाता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का नाम कृष्ण धनंजय ऐसा कुछ है, तो कोई केडी नाम से नहीं बुलाएगा कोई भी, तो आपको कृष्ण नाम से बुलाएंगे, मतलब जो भी उसका नाम होगा उस नाम से बुलाएंगे। नेम की एक एनर्जी है जो आपका रखा गया है, वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए हमेशा, निकनेम नहीं होनी चाहिए। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो अपने इम्प्रेशन को उस चीज़ पर। और जो दूसरी चीज़ जो आपने बोली है कि डॉट्स पर जो चीज़ है, अगर ये चीज़ होती तो फेसबुक का ओनर अपना नाम MZ लिख रहा होता हर जगह पे। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपका फुल नेम है, जो आपका DNA है वो आपका सरनेम है। तो वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए लोगों को। मुझे लगता है शायद शर्म आती है पूरा नाम बोलने से कि इतना बड़ा नाम कैसे बोलेंगे, बट दैट्स ओके। आपको वो अपना नाम, अपनी संस्कृति, अपना धर्म कभी भी आगे लाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम की स्पेलिंग बदलना सही है? सही है, बट फर्स्ट शुड बी योर बर्थ चार्ट। अगर आपको बर्थ चार्ट आपका अलाइन नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाम 500 चेंज कर लोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारी बॉडी बिना कपड़ों की आई है, बर्थ ऐसे हुआ है।
आप आज की डेट पे किसी भी एज में हैं, आप जिस तरह के कपड़े पहनेंगे आपका थॉट प्रोसेस वैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कुर्ता पजामा पहन के अगर कहीं पे जाते हो तो आप मंदिर चले जाओगे, मंदिर जैसा आपका हो जाएगा। आपने शेरवानी पहनी, आप शादी में चले जाओगे, शादी जैसा माहौल हो जाएगा। आपने कोट पैंट पहना, आपको कॉर्पोरेट जैसा फील आएगा। सेम वे आप जैसे कपड़े पहनते हो आपका वैसा एनर्जी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अंदर से बीमार हो गए, जो मर्जी कपड़े पहनोगे कुछ फ़र्क आएगा? कहीं भी चले जाओ। तो ये बॉडी हमारी जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा बर्थ चार्ट है उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो मर्जी ऐड ऑन कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, वास्तु कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, या कुंडली वास्तु कर लो, या शरीर का वास्तु कर लो, जो करना है कर लो। ओके ओके जी। इसी पॉइंट से एक पॉइंट निकला, कुछ घरों में देखा जाता है हाँ जी, कंसिस्टेंटली बड़ी दिक्कतें, बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये वो, डेथ कंसिस्टेंटली 2-4-5 साल में कुछ देखते हैं, या पूरे हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं कि अर्ली एज में लोग जाते हैं। ठीक है। क्या कारण होते होंगे एस्ट्रोलॉजिकली? सर एस्ट्रोलॉजिकल वे तो देखिए अलग कंडीशन होती है, क्योंकि आयु की जो कैलकुलेशन है, एज की जो कैलकुलेशन है, वो प्लानेटरी कंडीशंस पे हर चार्ट पे डिफरेंट होती है। सम टाइम क्या होता है कि पास्ट लाइफ के जो आपकी कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से, जैसे एक कुंडली में जिनके, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल और शनि का योग बनता है, खास करके सेकंड हाउस में बने, ये शापित योग एक होता है जिसमें बेटे की डेथ हो सकती है जल्दी, मतलब कम एज में बेटे की डेथ हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन एग्जांपल है, नॉट एवरी चार्ट विल फेस द सेम इशू, बट ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है डराने की, तो वन ऑफ द एग्जांपल्स। दूसरी कंडीशन, एक वैदिक ज्योतिष में एक चीज़ बोली जाती है कि शनि 8वें घर में हो तो लंबी आयु देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का 8वें घर में शनि था, ओके, तो बहुत अच्छी लंबी उम्र थी उनकी, है ना। तो ये मिथ्स जो आगे कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं, तो मैं नहीं कहता कि वो चीज़ें हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस पे हर एक चार्ट की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। सेकंड कंडीशन, अगर आपका घर का मेन डोर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो जवान लोगों की मौतें होती रहेंगी। साउथ वेस्ट की एंट्री इतनी बुरी है। पहले साल कुछ नहीं होगा, दूसरे साल कुछ नहीं होगा, तीसरे साल से लाइफ जहन्नुम की तरह बननी शुरू हो जाएगी, हमेशा नर्क की तरह लाइफ बीतेगी। पैसा रहेगा इस घर में, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लोन्स के साथ रहेगा लेकिन, और जो कमाने वाला इंसान होगा उसकी डेथ होगी। दूसरी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ब्रह्म स्थान पे पिलर हो या फिर कोई लिफ्ट हो, ऐसी कंडीशन में भी ऐसे घरों में जवान लोगों की मौतें होती है। बीचों बीच जो ब्रह्मस्थान होता है, जो जैसे बॉम्बे में एक ट्रेंड क्या चल रहा है, डुप्लेक्स आते हैं बड़े 3-3, 4-4 हज़ार के स्क्वायर फीट के, जो आजकल नहीं बन रहे, तो सेंटर में से लिफ्ट निकालते हैं वो। हाँ करेक्ट है। तो वो होती हैं वो, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक साइड पे हो चलेगा सर, सेंटर तो देखिए आपकी नाभि है। अगर मान लो कि आपके नेवल के ऊपर मैं कोई हैवी वेट रख दूं या अंगूठे से उसको मैं प्रेस कर दूं, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आप हिल नहीं पाओगे उस चीज़ पर। नेवल डिस्प्लेसमेंट भी होती है एक चीज़। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वो घर का सेंटर जो है हमारा ब्रह्म स्थान है, वो भी वही है। तो उसको छेड़ना, खराब करना इज बैड थिंग। ओके जी। रिलेशनशिप इश्यूज क्या है कॉमन रीजन? फिर बहुत सारे रीज़न है सर, टाइम नहीं है लोगों के पास, एक ये रीज़न है। दूसरा है कि घर में पैसा नहीं है, दूसरा रीज़न है। तीसरा है कि आपस में इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो रीज़न है। चौथा इंटरेस्ट है कि अट्रैक्शन पावर नहीं है। पांचवा है कि एक ज़्यादा कमा रहा है, दूसरा कम कमा रहा है। सिक्स रीज़न है आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं। सेवन्थ है कि एक बंदा ही बोलता रहता है। आठवां रीज़न है कि कंप्लेनिंग नेचर है। नाइन्थ रीज़न है कि आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, अपोज करते हो, एनकाउंटर करते हो। और लास्ट जो मोस्ट कॉमन आजकल मेट्रोज में है वो थर्ड पर्सन है। मतलब बहुत सारे और भी रीजंस होंगे, मेरे ख्याल से टिप्स पे है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज की डेट पे डिस्कशन इस चीज़ की करते हैं। कुंडली में एक ही ग्रह है आपके लिए, शुक्र। वो जैसे ग्रह से आपकी कुंडली में कनेक्शन बनाता जाएगा, आपकी लाइफ में वैसे चीज़ जाते जाएंगे। और शुक्र को अच्छा रखना ज़रूरी है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को ग्रूम करिए। नॉर्मल लाइफ में फीमेल्स खुद के लिए अच्छे जो जितना बेटर हो सकता है, जितनी अच्छी क्वालिटी के आप कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स यूज़ कर सकती हैं वो करिए, क्योंकि फीमेल्स हमेशा पूछती हैं कि हम अपने लिए क्या करें, मेल्स को तो बता देते हो आप। सही बात। तो वो चीज़ें हैं। प्लस आपके पास एक एडिशनल चीज़ है फीमेल्स के पास कि रोटी आपने खुद ही पकानी होती है, तो पहली रोटी गाय के नाम की ज़रूर निकालिए, आपका भी शुक्र अच्छा होगा, घर को भी फ़ायदा होगा। जी। ओके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे कुछ चीज़ें तो समझ में आई, जैसे जी, आज के दौर में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि इस ज़माने में कौन एस्ट्रोलॉजी, कौन वास्तु मानता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन
फॉलोज वास्तु, फॉलोज एस्ट्रो, हर चीज़ फॉलो करता है, न्यूमरोलॉजी भी, यस, न्यूमरोलॉजी भी, एग्जैक्टली 100%। और घर लेना, हर चीज़, मतलब हर चीज़ वो फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा, Definitely. मतलब ये मुझे लगता है कि जो लोग नहीं कर पा रहे वो ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, बट एनीवे लेकिन ना एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आज के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जी, हम अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़ा नाम होने के बावजूद भी उतना नहीं कर पाते, कुछ लोग कम नाम से होकर भी बहुत ऊंचा तक उठ पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ, जैसे फिलहाल शाहरुख खान एंड लॉट ऑफ अदर एक्टर डूइंग वेरी 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 वेल, कोई भी जी, जवान जी। आ रही है 1000 करोड़, ऐसी आ रही है बहुत जी कुछ। जी जी सलमान खान स्पेसिफिकली, क्योंकि आपका कनेक्शन है, आप बहुत सारे लोग भी आप आई एम श्योर वहाँ पर हाँ जी, हाँ गाइड जी, गाइड हाँ करते हैं। जी जी तो सलमान खान की रिसेंटली अटैक्स भी, थोड़ा सा थ्रेट्स भी आए Recently हुए, हाँ काफ़ी जी। ज़्यादा, हाँ जी, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो अभी करियर वाइज भी देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं, अभी उनकी रिसेंटली एक मूवी भी आने वाली है। राइट। तो व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, और मे बी यू अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहें कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा? सर अकॉर्डिंग टू मी ना, जो इंटरनेट पे जो इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो चार्ट मेरे पास उनका सेव्ड है, दैट इज़ कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनका, केतु फर्स्ट हाउस में है। इनके चार्ट के हिसाब से जो प्रेजेंट जो टाइम इनका चल रहा है ना, प्रोफेशनल लाइफ में अराउंड इनके 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली और स्ट्रगलफुल है। ओके, और जहाँ तक मुझे लगता है आने वाला 1.5 साल कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा अच्छा नहीं होने वाला, क्रिटिसिज्म ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई उठेगा जो 2-4 चीज़ें और बोलेगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से अनुराग कोई मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं, उनके शायद ब्रदर ने बहुत कुछ बोला था पीछे इनके बारे में, तो वैसी चीज़ें इनकी दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं। एक जुपिटर का ट्रांजिट इनकी अभी हुआ है जस्ट, जिसमें इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स जैसी कंडीशंस इंडस्ट्री में, मतलब नो डाउट खैर ही इज़ हैविंग वेरी गुड इमेज, उन चीज़ों पर बहुत अच्छा होल्ड भी है, कमांड भी है, कंट्रोलिंग भी है, तो वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। बट इनका टाइम अभी से अगला 1.5 साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मोर ओवर ही विल बी फेसिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, मे बी वन काइंड ऑफ ऑपरेट ऑल्सो, ये भी पॉसिबिलिटी है इनकी कुंडली के हिसाब से जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। बट 1.5 साल तक मुझे कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं दिखता इनका कि अभी जो मूवी आने वाली है वो वैसी जाएगी। उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं सर। एक तो टाइम इज़ नॉट इन दैट फेवर, जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है वो चीज़ है। अब मूवी बन गई है तो डेफिनेटली उस चीज़ पे होगी। अब मेरे ख्याल से इसका नाम भी चेंज हुआ उसका। हाँ, तो जब किसी चीज़ में हडल आती है ना पहली बार, तो वो कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ चलने वाली नहीं होती, क्योंकि नेचर ने हडल दी है आपको। पहली चीज़ नेचर सिग्नल है वो। स्टिल चलो ठीक है, मान लिया कि आपने उस चीज़ को कर लिया। अब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे इस मूवी का नाम, तो मातृभूमि जो इन्होंने लिखा है वो 43 से 7 बनता है। और मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ ये मूवी फ्लॉप जाएगी। ओके, मतलब अपने पैसे पूरे कर ले वो उतना काफ़ी है, बट ये मूवी फ्लॉप जाएगी। ये नंबर की जो वाइब है, जो पावर है ना, वो आपको वो बेनिफिट नहीं दे सकती। इस कंडीशन में इसको चेंज करना ही पड़ेगा इनको। या तो इसको चेंज कर लें, या फिर अपने टाइम के हिसाब से अपनी रेमेडीज कर लें, तो चीज़ें चेंज होंगी। अदरवाइज ये मूवी हिट नहीं होगी। मातृभूमि जो हार्डकोर फैंस है ना, कि जिनको सलमान खान को ही देखना है, वही लोग देखेंगे, बस उतना ही। और रिव्यूज़ देख लेना आप क्या आते हैं उस पर, वो चीज़। ओके जी ओके। अभी रिसेंटली एक पिक्चर आने वाली है रणबीर कपूर की, हाँ जी, है ना, रामायण। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए रणबीर कपूर की जो टाइम की कंडीशन है, जो उनकी कुंडली में सबसे अच्छी चीज़ है, उनका मार्स इज इन द फर्स्ट हाउस, उनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन। ये इनके लिए बहुत अच्छी है। इनकी जो कुंडली में एक योग है इनका, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध, 4 ग्रह इनके 11th हाउस में है। ये 4 ग्रह इकट्ठे वैसे भी ठीक है इकट्ठे। इसमें सिर्फ एक ग्रह है जो सूर्य शनि के साथ अच्छा नहीं है एक कॉम्बिनेशन में। ओवरऑल कंडीशन इनकी प्रेजेंट टाइम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है फाइनेंशियली, बाकी चीज़ों पर। बट ये वाली मूवी अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40% प्रॉफिट जनरेट करेगी टोटल अपने बिजनेस के ऊपर। और इस पे लीगल केसेस बहुत होंगे इस चीज़ पर। मतलब कम से कम 2, एक एक्टर के ऊपर, एक प्रोड्यूसर के ऊपर, एक मूवी के ऊपर, जो ये कंफर्म्ड है आएगा ही आएगा, और पहले महीने में ही आएगा। मतलब इसका अपोज होगा इस मूवी का। ये चीज़ लिख के ले लो आप आज की डेट पर ही कंडीशंस। मोर ओवर अच्छी बात जो पहले भी हमने दूसरी मूवी पे बात करी है, रामायण मूवी का अगर आप देखोगे न्यूमरोलॉजी, तो रामायण का भी टोटल 7 ही बनता है, ये 16 से 7 बनता है। तो ये लाइमलाइट में तो रहेगी ये वाली मूवी, बट ओवरऑल कंडीशन पे हिट तो साबित नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। ओके ओके ओके। तो ऐसा अभी तक कोई आपने
कोई ऐसा चार्ट देखा जहां पर आपको लगा यू वर शॉक्ड, कोई ऐसा चार्ट देखकर कि? सर ज्योतिष में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक कंडीशन होती है, मैं प्लानिटरी कंडीशन नहीं बोलूँगा, लोग नहीं तो 50 तरह के ट्रोल में ले जाएंगे। एक कंडीशन होती है, स्पेसिफिक प्लानिट की कंडीशन होती है, नक्षत्र की और प्लेसमेंट के हिसाब से, उस चीज़ों के हिसाब से। अगर वो कंडीशन होती है तो जो फादर डॉक्यूमेंटेड है वो एक्चुअल फादर नहीं होता। ऐसी कंडीशंस होती हैं कुंडली के हिसाब से, और भी बहुत सारे खैर कॉम्बिनेशंस हैं, बट शॉक वाली कंडीशन तो बहुत सारी चीज़ों पे होती हैं सर। माय गॉड, ओके। आपने कोई ऐसा प्रेडिक्शन किया जो बहुत मतलब यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, थैंक गॉड इट हैपेंड, और बहुत नीडेड था वो किसी सर? एक लेडी जिनकी शादी हुए अप्रॉक्सीमेट 18 के 20 साल हो गए थे, 4 IVF फेल थे, और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले मुझे मिले थे वो। तो मैंने उनको एक डेट निकाल के दी थी कि आप इस टाइम पे IVF कराओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मनदीप सर पैसे भी नहीं है हमारे पास, और इतनी बार IVF फेल हो चुका है, ऐसी कंडीशन है वैसी कंडीशन। मैंने कहा मेरे कहने पे एक बार करवा लो, ना तो मैं आपके डॉक्टर से कमीशन लेने वाला हूँ, ना मुझे कोई जानता है, आपको जहाँ से मन होता है वहाँ पे करवा लो। आपके घर पे बच्चा हो जाएगा तो आपको आपकी फैमिली में आएगा कोई मेंबर। मुझे तो देखो किसी भी टर्म में आपने मुझे फीस दे दी, मैंने आपको रेमेडीज दे दी, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, तो मेरे लिए मेरा काम वहाँ तक का था। चलो उन्होंने घर जाके डिसाइड किया, अपनी बात की। डॉक्टर ने बोला कि जो IVF की कंडीशंस बनती हैं वो हम अभी नहीं करेंगे, इस डेट पे करेंगे। आई थिंक सो 22 या 23 तारीख बोली। मैंने उनको थोड़ी सी पहले की डेट बोली कि इस डेट पे मेरे कहने पे डॉक्टर को बोलो कि कर दे। उनका पॉजिटिव आ गया, ट्विंस कंसीव हुए। कुंडली के हिसाब से एक नर संतान का योग था, एक दोनों लड़के पैदा हुए। ये 4-5 महीने की पहले की बात है। दोनों लड़के पैदा हुए, लेकिन योग था एक लड़के का। जो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल पे था उस टाइम पे, उनकी मुझे कॉल आई, मेरे से पिक नहीं हुई, उन्होंने डिलीवरी करवा ली। वो ग्रह नक्षत्र वैसे बने जहाँ पे कंडीशंस ट्विंस की, 2 बेटे बने, और दोनों ही ICU में, मतलब जो NICU सेक्शन होता है बच्चों का, वहाँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने, 1-1.25 महीने के आसपास मेरे ख्याल से जो बड़ा था उसकी डेथ हो गई। छोटा बच्चा हेल्दी है, ठीक है, वेट भी बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने शेयर किया था। अब आप खुद सोचो कि 18-20 साल के बाद अगर मान लो कि किसी को आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से वो चीज़ हो जाए। खैर ये वाला इवेंट नहीं होना चाहिए था, बट जो नियति ने लिखा है, डेस्टिनी लिखा होगा तो वही। तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके बट आई थिंक, बट मुझे बहुत खूबसूरत बात आपकी यही लगी कि जो आपने एक्सप्रेस की शुरू में भी, कि व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द पाथ, एंड जब आप कोई भी चीज़ें जो नहीं हो रही हैं, आप उसका इंटेंसिटी कम करके सॉल्यूशन ऐड किए जा सकते हैं बहुत सारे। सर इट इज़ सिंपल लाइक दैट। आप बिना लाइट के ड्राइव कर रहे हो एक सिटी में, जैसे वो आपको एग्जांपल दिया था मैंने, और छोटी सी लाइट आपको टारगेट दे सकती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो वो सेम चीज़ आपको पाथवे दिखेगा इससे। स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशन है एस्ट्रोलॉजिकली? सर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए उनको, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। ओके। अगर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो राहु सरस्वती मंत्र एक आता है, मैं आपको भेज दूंगा, आप डिस्प्ले पे दिखा दीजिए। ओके। राहु सरस्वती मंत्र वो रेगुलरली कर लीजिए 108 बार सुबह। ओके। परसेंटेज भी बढ़ेगी, फोकस भी बढ़ेगा, गैजेट्स की तरफ से ध्यान भी कम होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। मेरे एक जैसे ना, एक अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, एक तो होता है हमारा भाग्यांक, एक होता है मूल्यांक। इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट क्या है किसी के प्रेडिक्शन के लिए? सर दोनों ज़रूरी हैं, दोनों ही, मतलब एक सिक्के के दो पहलू बोल लो। बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कोलैबोरेट करके जो इंसान चलेगा वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकता है। ओके। देखो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इस नंबर का यूज़ क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी का बर्थ नंबर मान लो कि 4 है। अब 4 कैसे बना उस पर डिपेंड करता है। 13 नंबर बना आपका, 22 बना है, अच्छा, या 31 बना है, उस पर डिपेंड करता है। एवरी नंबर इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी। ओके। 13 नंबर अलग है, 31 नंबर अलग है, दोनों की कंडीशन में, ठीक है। 22 नंबर अलग है। सेम वे में जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर अलग होगा, 14 अलग होगा, 23 नंबर अलग होगा। डिफरेंट वेज, डिफरेंट वाइब्स, हर बंदे की नेचर अलग होगी। अब आपकी मान लो कि आपका बर्थ नंबर है। बर्थ नंबर क्या है? आपका प्योर माइंड, आपका प्योर माइंड। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अगर मान लो कि 2 नंबर हूँ ना, तो मेरा माइंड इमोशनल होगा ही होगा, क्योंकि वो चंद्रमा का नंबर है। अगर 3 नंबर हूँ, मुझे आदत होगी ज्ञान बांटने की फ्री में। अगर मैं 4 नंबर हूँ, मेरे दिमाग में आइडियाज चलते ही रहेंगे। अगर मैं 5 नंबर हूँ, मेरे दिमाग में बिजनेस चलता ही रहेगा। अगर मैं 6 नंबर हूँ तो मुझे लाइमलाइट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अगर मैं 7 नंबर हूँ, मुझे इंट्यूशन भी रहेगी और मैं कटा भी रहूँगा लोगों से, मुझे अलग भी रहना है। 8 नंबर तो मेरे दिमाग में हमेशा स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग रहेगी, या फिर मुझे काम के बारे में दिमाग में चलते रहेगा हमेशा।
इन दो चीज़ों के हिसाब से 9 नंबर है तो गुस्सा भरा रहेगा। एक नंबर की बात नहीं की मैंने, इगोइस्टिक रहते हैं लोग। एक नंबर वाले लोग किसी की बात नहीं सुनते, तो इनको लगता है मैं हूँ बस। तो ये कंडीशन जो होती है ना किसी की भी लाइफ में, जब आप इसको समझ लेते हो कि आपका बर्थ नंबर आप पे ये इम्पैक्ट डालता है कि आपकी बेसिक नेचर में वो बड़े बदलाव लाएगा या बड़ी चीज़ें ऐड ऑन कर देगा। आपके ग्रह कुछ भी कहेंगे, लाइफ बात आपको ये बोलता है कि बेटा इस रास्ते पे आगे बढ़ो। जैसे मान लो कि आपका 5 नंबर आपका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ आपका 6 नंबर हो गया, तो 5 और 6 को मिला के जो चीज़ें आपकी बनती हैं, यानी कि बुध और शुक्र को मिला के जो चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों को बेसिस पर आप आगे बढ़िए या उन चीज़ों से जुड़ा हुआ आप काम करना शुरू करिए, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहीं पर आ गया। आपने कहा उससे रिलेटेड काम करें, क्या एस्ट्रोलॉजिकली ये पता चल सकता है कि मेरे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब? बिल्कुल एक्यूरेट पता चल सकता है? 2,00,000% पता चलता है। क्या बात कर रहे हैं? सर नाड़ी में ना, देखिए नाड़ी ज्योतिष में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट थिंग होती है कि आपका बिलो द एवरेज वर्क प्रोफेशन। आपने लोग देखे होंगे जिनकी सैलरी आती बाद में खर्च पहले होती है। हाँ सही है, वो होते हैं बिलो। दूसरे होते हैं एवरेज, जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है। एवरेज यानी कि आपको सब चीज़ें मिल रही हैं लेकिन उतनी मिल रही हैं जितनी ज़रूरत है। करेक्ट। लेकिन एक वो होते हैं जो अबव द एवरेज काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने अपना 1 घंटा 100 रुपये में बेचा और किसी ने 5 लाख में बेचा, वो होते हैं अबव द एवरेज। वो चीज़ें वो होती हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेशन होता है, जो आप अपनी कुंडली में से डिकोड कर लो कि आपकी कुंडली क्या कहती है। अगर उसको आपने ऑप्ट कर लिया देन यू कैन डू वंडर्स। 10 रुपये की चीज़ 1 लाख में बिक सकती है। ओके। तो ऐसा कुछ है क्या कि इस मूलांक के पर्सन को ये प्रोफेशन करना चाहिए? न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती वो चीज़, नहीं बता सकती। न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ ये बता सकती है कि बेटा आपको ये नंबर की गाड़ी लेनी है, आपको ये घर लेना है, आपको ये बैंक अकाउंट नंबर लेना है, आपको ये कलर्स अवॉइड करने हैं, इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी, ये इतना है। नो डाउट लाइफ प्रेडिक्शंस भी होती हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं उसमें प्रेडिक्शन होती है। बट नाड़ी के अपने पैरामीटर्स हैं, इसके अपने पैरामीटर्स हैं। दोनों चीज़ें अगर आप आपस में इकट्ठे भी रखोगे ना, तो न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन हो सकता है गलत हो या अलग हो नाड़ी के हिसाब से वो चीज़ पे, तो वो डिफर करेंगी दोनों चीज़ें। बट नाड़ी आपको वो चीज़ बताएगी जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लानी चाहिए या आपको ये चीज़ छोड़कर ये बंद करके ये करना चाहिए, वो नाड़ी वो बताएगी। इसमें स्टैंडर्डाइज है। आप 4 नंबर हो, आप इमिग्रेशन का काम कर लो, आप एविएशन में चले जाओ, आप एयर होस्टेस बन जाओ, आप पायलट बन जाओ, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर लो, वो राहु के जो काम होंगे वो 4 नंबर को बोल देंगे। 5 नंबर होगा तो आपको स्पेसिफिक बोल देंगे आप बिजनेस कर लो, आप कम्युनिकेशन के काम कर लो, आप अकाउंटेंट बन जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। 6 नंबर होगा ये बोल देंगे, 7 होगा वो बोल देंगे, वो फिक्स्ड है। दे कांट सजेस्ट यू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ बोली जाती है कि आपकी वो ग्रिड बनती है, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बनती है, लोशो ग्रिड, लोशो लगा लो या कोई भी ग्रिड लगा लो, ग्रिड आपकी बनी। अब उसमें हम क्या देखते हैं, आपके पास नंबर कौन से हैं, कौन से आपके वो बने हैं प्लेन्स बने, और कौन सी आपकी वो लाइफ में चीज़ें बनी, ठीक है। अब जिसका जन्म 2 फरवरी 2000 को या 2002 को हुआ, वो बंदा क्या करेगा? उसके बाकी ग्रह कहाँ गए थे उस टाइम पे जब उसका बर्थ हुआ? 8 ग्रह हो रहा है हमारे पास। कितने ब्रेसलेट पहनेगा बंदा, वो कितनी घड़ियां पहनेगा, कितने विंड चाइम्स करेगा, कितनी क्या चीज़ें करेगा। प्रैक्टिकल वे में आप देखो, जो चीज़ें आपको करनी है ना लाइफ में वो करो। आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, अलाइन करो, आपके घर का नंबर है वो अलाइन करो। लेकिन अपनी लाइफ को अगर आपको बेटर करना है तो को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को मिक्स करके चलना पड़ेगा। आप गलत अपने नंबर पे जो प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब जगह बैठा होगा उसके नंबर पे आप नाम ले आओ, आपकी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी। और बॉम्बे में तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, जो 24 नंबर 51 नंबर इसी पे आपके नाम करते हैं बस। 42 नंबर पे 6 नंबर पे ही करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। मतलब कोई दुनिया का कोई सिस्टम ही नहीं है कि किसी को भी कुछ भी, मतलब 24 42 51 यही चलता है बस वहाँ पे। अच्छा ओके, फिक्स्ड है। मैं ऐसे कौन कौन से नाम है बताइए ना प्लीज। सर बहुत सारे हैं, किसी को टारगेट करने वाली बात है तो बाद में लोग बोलते हैं हमारे नाम से ये चल रहा है। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में नाम की कंडीशन नहीं लूँगा किसी की पे, बट देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स जो बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं, बट नाम उनको 2 ही पता है बस, 24 नंबर 42 नंबर या 51 नंबर, ये चीज़ है। बहुत सारे घरों में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की जाती हैं जी। तो आप बताइएगा कि क्या वो सच में काम करती हैं, वो मिथ है ना? जैसे ऐसा बोलते हैं कि मंगलवार को या शनिवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, क्या एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वहम की बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब कहते तो लोग ये भी हैं कि शाम के टाइम पे नहीं काटते, हाँ तो उसके पीछे लॉजिक की कंडीशन थी, पुराने ज़माने पे नील कटर्स तो होते नहीं थे और रात को लाइट भी नहीं होती थी, तो कहीं आपके कटवट लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस टाइम पे, तो वैसे भी आपको गैप चाहिए उस चीज़ों के ऊपर, तो दैट्स वाई उन्होंने उन चीज़ों को बनाया है। वो कोई रिचुअल नहीं है, कोई वहम नहीं है, उन चीज़ों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ओके। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ इस चीज़ को नेल कट या हेयर कट में कोई नहीं, कोई मैटर नहीं astrology करता नहीं, सर, कुछ नहीं। कोई मैटर नहीं करता। ओके ओके। दूसरी चीज, जब हम एक मनी वाली बात करते हैं तो बहुत जगह ये सॉल्यूशन दिया जाता है कि चींटियों को खाना खिलाना है। जी तो क्या ये सही है? सर, चींटी को खाना खिलाने से ना पैसा नहीं आता, लेकिन आपकी ब्लॉकेजेस कम होती हैं। अच्छा, जैसे डॉग वाले में आपने बताया सेम वे में देखिए क्या है, आप यूनिट्स की अगर काउंट करो, मैंने मान लो कि आपको ये उपाय दिया कि आपको 10 अंधों को खाना खिलाना है, 10 अंधे लोगों को, सो इन दैट कंडीशन आपको 10 पर्सन इकट्ठे मिलना मुश्किल है, फाइन। हाँ, यूनिट्स 10 होगी ना हमारी, यूनिट 10 होगी, तो हम ब्लाइंड केयर सेंटर में गए, वहाँ पे जाके लेट से 50 बंदे थे, हमने 50 को खिला दिया। कम होना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। जब चींटियों को डालते हो तो चींटियाँ कितनी होंगी? बहुत सारे, यूनिट्स बढ़ेंगी आपकी, उन चीज़ों पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी। और आपने फीड जब करोगे तो इतने सारे, जिसके पास ना आवाज़ है, ना सुन सकते हो, ना वो भूख लगी का बता सकते हैं, ना कुछ और दुनिया में मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली चींटी ही होती है ना। तो उस कंडीशन में जब आप ये चीज़ें करते हो तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आप 9 के 9 ग्रह अपने शांत कर लेते हो, शांत कर लेते हो। अगर आपको हर्डल आ रही है तो वो क्लियर होती है, डेफिनेटली होती है। ओके जी। बहुत सारे लोग दिन के अनुसार रंग के कपड़े पहनते हैं। जी। सही है? नहीं। अच्छा, वेस्ट है। वेस्ट वहम है, वेस्ट भी है, वहम ही है। देखो ग्रहों की अगर बात की जाए ना, दिन में आप 12 लगन चेंज होते हैं सर। लगन होता है आपका, जो कुंडली बनती है फर्स्ट हाउस में जो राशि हो वो आपका लगन होता है, तो दिन में 12 वो चेंज होते हैं। मान लो सोमवार के दिन आपने वाइट पहना, ट्यूसडे के दिन लाल पहना, फिर आपने हरा पहना, बुधवार को आगे पीला पहन लिया, थर्सडे को, फ्राइडे के दिन ऑफ वाइट पहन लिया, शनिवार के दिन काला पहन लिया और ऑरेंज पहन लिया आपने संडे के दिन। आपने 7 के 7 दिन फॉलो कर लिया, क्या आपकी लाइफ ग्रोथ कर रही है? उस टाइप पे लोग बोलेंगे नहीं कर रही, लेकिन हमें लगता है कि ये करना चाहिए। तो दिन में अगर 12 के लगन अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपका एंटी कलर वो होगा जो आपने पहना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टाइम पे ब्लू पहना है, रॉयल ब्लू ये पहना हुआ है। अगर ये ब्लू कलर मैं अपने टाइम के हिसाब से देखूं तो जिस टाइम पे सूर्य का लगन चल रहा होगा उस टाइम पर, तो उस टाइम पे तो ये कलर एंटी हो गया ना, ये राहु का कलर है। अच्छा, ओके। ये एंटी हो गया, तो ग्रहों से भाग नहीं सकते हो आप उन चीज़ों पर। दिन में कितनी बार कपड़े बदलोगे? कितनी बार बदलोगे उन चीज़ों पर, तो वो मैटर नहीं करता कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। येस, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फेवरेबल कलर्स कौन से हैं, अवॉइड करने वाले कौन से हैं, उसके हिसाब से उन कलर्स को अवॉइड करो और जो दूसरे हैं उनको आप ज़्यादा ऑप्ट करो। ओके सर, दुनिया के जितने भी मेरे ख्याल से टॉप लोग हैं वो एक जैसे रंग के कपड़ों में दिखते हैं। सही बात है। जितने भी टॉप लोग हैं आप नोटिस कर लेना किसी भी पर्सन को। एग्री, अमेजिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेफ्ट कान छिदवाना चाहिए। हाँ जी, ये कितना सही है? सर लेफ्ट, ये लाल किताब का उपाय है। केतु 5th हाउस में हो तो वैसी कंडीशन पे बोला जाता है कि आप राइट कान छिदवा लो, बट लेफ्ट राइट आपकी आज की डेट पे आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट को भी डिफाइन करते हैं कि कौन सा आपको करवाना है, लेफ्ट करना राइट करना है, तो वो चीज़ भी डिफाइन करती हैं। बट यस, जिन लोगों को बेटा नहीं हो रहा ना, वो अगर पहने तो केतु शांत हो जाता है लेफ्ट में पहनने से, इस चीज़ से, और बेटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कर सकते हैं उपाय, ठीक है। वैसे भी अगर हम अपने जो 16 संस्कार सनातन के होते हैं उनमें से इस वन ऑफ द संस्कार ये है कर्ण वेद संस्कार, जिससे राहु केतु दोनों बैलेंस होते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से हर किसी पर्सन को कानों में कुछ ना कुछ तो पहनना ही चाहिए। अच्छा, ओके। दोनों कानों में या एक कान में? दोनों में पहनने का ज़्यादा बेटर है, बट नहीं भी पहनना तो एक में पहन सकते हो। अमेजिंग, नाइस, ओके जी। एक और चीज़, अभी ना मतलब हम सोशल मीडिया पर हमारे पॉडकास्ट भी जाएगा जी, सोशल मीडिया फेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी एक नाम बड़ा फेमस है, समय रैना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, एक वक्त ऐसा आया कि बहुत डिफिकल्ट टाइम आया जी, अभी नाउ इज पिकिंग अप, बहुत कुछ हो रहा है, राइट। तो क्या आपने कभी ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे टाइम मिला और आपने देखा कि इनका चार्ट क्या कह रहा है? सर मैंने देखा उनकी सिंह लगन की, सिंह राशि है उनकी, और जो लास्ट में मैंने अभी खैर रिसेंटली आई वॉज इन बॉम्बे लास्ट वीक और लास्ट वीक, तो वहाँ पे भी शूटिंग में मैंने समय रैना के चार्ट के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। ऑल्दो खैर वहाँ पे जो डिस्कशन हुई थी वो तो उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, करियर के बारे में चीज़ें थी, बट नाउ एट प्रेजेंट अगर मैं उनके चार्ट को, चलो हम खोल लेते हैं एक बार उनके चार्ट को। अगर समय रैना की कुंडली की बात की जाए, उनका चंद्र और राहु उनका सिंह लगन की कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, यानी कि सिंह राशि सिंह लगन है उनका, जो एज पर द इंटरनेट डिटेल्स है।
ओवरऑल इनकी कुंडली के हिसाब से प्रेजेंट टाइम इनका बहुत अच्छा है। हाँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 6 महीने या 5 महीने के आसपास का टाइम इनका बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद का टाइम इनका लिटिगेशंस का है, इनको दिक्कतें रहेंगी उस टाइम पर। ओके। सेकेंड थिंग, इनकी डिवोर्स कंफर्म होगी, जब भी इनकी शादी होगी वो कंफर्म्ड है, इनकी शादी नहीं टिकेगी। ओके। वो कंफर्म्ड है। ये चीज़ 3 शादियों की हो गई खैर इनकी कुंडली में, बट हम्म। इनकी कुंडली के हिसाब से वैसी कंडीशंस हैं और होगी लव मैरिज, ओके। ये भी कंफर्म्ड है। ओके। ओके। अमेजिंग। जी। अमेजिंग। एक कम बैक, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम सब लोग क्योंकि इंडिया में तो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि जी। आप क्योंकि मैंने आपके हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस हुई जो बहुत सही साबित हुई। बिल्कुल। तो मैं एक और अलग डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ आपसे। क्रिकेट हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट एक अलग टेंजेंट पर है फिलहाल देखा जाए तो, एक वो कहते हैं वो चेंज पर है, जी। ठीक है। अभी फिलहाल अय्यर कैप्टन है जी। डू यू सी, जैसे उन्होंने अपने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमेशा से, जी। बट डू यू सी हिम एज अ लॉन्ग टर्म लीडर? सर अकॉर्डिंग टू मी, जो डिटेल्स इनकी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग इनका मार्स इज इन द फर्स्ट हाउस। ही कैन क्रिएट लीडर्स बट ही कांट बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इनकी जो सुपरविजन के अंडर जो लोग होंगे उनमें से लीडर ज़रूर निकलेंगे, ज़रूर बनेंगे, बट ये बहुत टाइम के लिए लीडर नहीं रह सकते, मतलब लीडिंग में नहीं रह सकते। ही कैन कंट्रोल वेल रूल्स रेगुलेशंस में, बाकी चीज़ों में, परफॉर्मेंस में ही विल बी वेरी गुड, बट ओवरऑल कुंडली के हिसाब से, इनके चार्ट के हिसाब से ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे कैप्टन की उस चीज़ पर। इनका जुपिटर, सन और मकरी 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में है, जहाँ पर ये जो एक ओहदा हम बोलते हैं या डेजिग्नेशन बोलते हैं, कोई भी फिक्स्ड ओहदा जो ऊंचे पद का है कोई भी, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। तो इनकी जो लाइफ की जो चेंजेस हैं, जो अभी इनके रीसेंट ट्रांजिट में है, ठीक रहेगा। जैसे ही अभी से 2 साल के बाद जून या जुलाई का टाइम आएगा, ये इस चीज़ को खुद छोड़ देंगे या इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2028 के मिड में। ओके। ओके। जी। ओके। एंड डू यू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेइंग वर्ल्ड कप? अकॉर्डिंग टू मी यस। ओके। और रोहित शर्मा जी की कुंडली के हिसाब से प्रेजेंट टाइम इज़ नॉट दैट इन फेवर। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, विराट जी का तो कंफर्म लग रहा है, बट वो विराट जी जो उनकी कुंडली के हिसाब से जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, शायद वो आने वाले 1.5 या 2.25 साल में संन्यास ले लेंगे क्रिकेट से, सभी फॉर्मेट से छोड़ देंगे क्रिकेट। ओके। ओके। अकॉर्डिंग टू द चार्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2.25 साल का टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है। एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कही है, वेजिटेरियन बनकर, जो इनकी कुंडली के हिसाब से चाहिए ही था। अच्छा। रेस्ट इनका मार्स इज़ नॉट दैट गुड इनकी कुंडली में, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंसेज इनकी मैरिड लाइफ में रहेंगी, और टेंटेटिवली नेक्स्ट ईयर शायद कुछ छोटे मोटे रूमर्स आपको सुनने को मिले इनकी मैरिड लाइफ के बारे में भी। ओके। ओके। मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके। जी। ओके। अमेजिंग। 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 अभी बहुत सारे स्टार्स के बारे में बात करी ली, तो स्टार किड्स पे आते हैं, ठीक है। तो स्टार किड्स में बहुत सारे नाम हैं। हाँ जी। बट अभी 2 बहुत पॉपुलर नेम जी, शाहरुख खान जी के, आर्यन खान और सुहाना। तो हाउ डू यू सी देम बोथ डूइंग? सर अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्वियसली वो जिस जगह से उनको स्टार्ट मिला है तो जाएंगे तो ऊपर की साइड पे ही, लेकिन दोनों के करियर के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट हैं। आर्यन खान की अच्छी चीज़ ये हो गई है कि डायरेक्शन में वो चले गए जो उनकी कुंडली की डिमांड है, और उसमें बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम पे। अगर खुद का प्रोडक्शन, खुद की डायरेक्शन अगर होती है तो दैट विल बी बेस्ट फॉर हिम ऑलवेज। एक्टिंग नहीं चलेगी उनकी इतनी, जो अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरी चीज़ जो सुहाना की जो बात है, अकॉर्डिंग टू हर चार्ट, इनकी कुंडली के हिसाब से नो डाउट इनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, बट बहुत ज़्यादा राइज जैसी कंडीशंस नहीं लगती मुझे। हाँ, ये हो सकता है कि फादर के रिलेशन की वजह से या बनी बनाई की वजह से इधर से उधर से मूवीज़ वगैरह किसी टाइम तक मिल रही हैं या किसी भी कंडीशन में, बट आई डोंट सी दैट राइज इन द करियर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। बट येस, अगर ये अपनी फैमिली में अपने फादर को मेंटर या गाइड कुछ भी बनाकर चलेंगी करियर में तो राइज करेंगी। ओके। मतलब जो भी चीज़ें हों, फादर इनके गो थ्रू करें, यानी कि शाहरुख खान गो थ्रू करें, यस करें, फिर ये उस चीज़ पर आगे काम करें तो चलेगी इनकी लाइफ आगे बढ़िया लेवल में, अदरवाइज नहीं। ओके। एंड हाउ डू यू सी शाहरुख खान एज शाहरुख खान का देखिए आने वाला जो टाइम है, जो चार्ट के अकॉर्डिंगली है, वो एवरेज टाइम है अभी तो 1.5 साल एवरेज टाइम। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकता, बट येस वो अपनी जो नॉर्मल उनकी इमेज है उसको चेंज ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम पे।
Okay. अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने या 8 महीने से 1.5 साल के बीच में। Okay. और वो फैमिली रोल में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे Okay. Amazing. किसी न्यू मूवी में। सुपर्ब। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर लिया जो हमारे माइंड में था। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, यूपी इलेक्शन आने वाले तो वेट कर रहा था, ये नहीं आपके आया। बहुत सारे जो लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, हाँ जी, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी, है बिल्कुल। है ना? तो हाउ डू यू सी एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडिक्शन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ यूपी? सर यूपी के बारे में तो देखिए प्रेडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्राइम खैर बढ़ेगा आने वाले टाइम पे, जो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि योगी जी के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ओके कि क्राइम थोड़ा बढ़ेगा यूपी में दोबारा से। और मे बी जैसे पहले एक केस हुआ था बस वाला रेप केस, वैसी चीज़ें शायद दोबारा से लोगों को सुनने में मिलेंगी, दोबारा से वैसी चीज़ें। भगवान ना करे ऐसी कोई चीज़ दोबारा से हो, और आएंगे तो योगी जी ही दोबारा। अच्छा आएंगे, मेरे हिसाब से तो वही लगता है मुझे, आएंगे योगी जी। ओके जी। ओके, एंड हाउ डू यू सी मोदी जी एज पीएम, मतलब उनका फ्यूचर? उनका फ्यूचर, हाँ, देखिए उनकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। मे बी जो नेक्स्ट इलेक्शन हो उस पर शायद मोदी जी किसी और को नॉमिनेट कर दें। ओके, यू सी दैट, अपने खास किसी मित्र को। कौन लगता है आपको? मुझे लगता है अमित शाह जी आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे योगी जी के लिए अप्रॉक्सीमेट थोड़ा टाइम है, बट चांसेस हैं कि योगी जी जो उसके बाद की जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो योगी जी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में उस लेवल तक पहुंचने की पावर है उनकी कुंडली में। सुपर अमेजिंग, आई थिंक ब्रॉड मैं तो पर्सनली चाहता हूँ योगी जी आए। अच्छा, ओके, अच्छा क्यों चाहते हैं आप? उनके ना लाइफ में बड़ी, आप ऑब्जर्व करेंगे ना उनकी लाइफ में बड़ी क्लियर चीज़ है। एक तो ग्राउंडेड पर्सन है बहुत ज़्यादा, दूसरी चीज़ है वो बस क्लियर है, ऑन स्पॉट है जो भी चीज़ें हैं। हाँ, जैसे फॉरेन में है ना एक चीज़ कि आपको ये चीज़ समझ आती है कि किसी ने कुछ गलत चीज़ करी है तो ऑन स्पॉट कर दो जो करना है, वो चीज़ करते हैं वो, और जो बोल दिया वो है। और मेरे ख्याल से इतने चेंजेस अभी तक कोई नहीं लेकर आ पाया जितने चेंजेस उन्होंने ला दिए हैं। और एक चीज़ सोचो कि एक स्टेट उनके पास है, जब एक कंट्री उनके पास होगी तो फिर क्या ही चेंजेस होंगे। तो बेटर है चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा अकेला बंदा अभी तक मैंने निडर इंसान कोई देखा है जो धड़ल्ले से सनातन को प्रमोट करता है, छाती ठोक के करता है खुले में। हाँ बिल्कुल करेक्ट। लेकिन फिर अभी ऑलरेडी तानाशाही बोली जाती है कई बार कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सर तानाशाही उन्हीं लोगों को है ना जो आपके भी हैं और उनके भी हैं। मतलब जो तेरे मुंह पे तेरे हैं वो मेरे मुंह में मेरे हैं, वही कहावत हो जाएगी यहाँ पे। तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी जिनको इंटरनली प्रॉब्लम है। सिंपल है ना, आप जिस शहर में रह रहे हो वही शहर है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि उस टाइम पे जाके इस शहर का नाम इससे ये कर दिया गया, तो उन्होंने तो उस चीज़ को अंडू करके ओरिजिनल पे कन्वर्ट ही किया, बस और तो कुछ नहीं किया। उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि इसका नाम मीना कुमारी रख दो। उन्होंने यही चीज़ बोली है ना कि इसका जो ओरिजिनल नाम था वो चीज़ रखो। तो वो मेरे ख्याल से कोई गलत चीज़ नहीं है उन चीज़ों में। ओके, अमेजिंग। आई थिंक वी हैव कवर्ड ग्रेट थिंग्स। मैं एक फाइनल सवाल आपसे पूछूंगा अभी, हाँ जी, है ना? एक आम इंसान लाइफ के हर एरिया में अच्छा करना चाहता है, बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक ऑब्वियसली वो मैटर करता है जी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ में अच्छा करे, उसका कुछ ऐसा डेली रूटीन होना चाहिए जो हर कोई इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। ठीक है, ये आपका वही जो ऑलमोस्ट मुझे लास्ट में हर पॉडकास्ट में खैर पूछते हैं, और मैं सेम आंसर करता हूँ हमेशा। आपकी लाइफ में कैसी भी चल रही है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी एज से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, कम से कम अपने दिन में 21 से मतलब 21 से 51 टाइम मिनिमम जय श्री राम बोलना शुरू करो। ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है? आपकी लाइफ में ना जितनी भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही, आपको प्रॉब्लम्स हैं, कम्फर्ट में जो भी आपके लिए हो रहा है, राम जी आपको कब यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके पीछे जिन लोगों को लगता है कि ये शायद मैं उन्हीं को मानता हूँ इस वजह से मैं ये चीज़ बोलता हूँ, अब एक चीज़ देखना, जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से राम जी इकलौते हैं जिन्होंने समुंदर के ऊपर से पुल बना के, यानी कि इस साइड से आपको उस पार ले गए थे। तो उनकी लाइफ से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पार लगाने वाले राम जी हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिन में जितना पॉसिबल हो सके मिनिमम 21-51 टाइम्स जय श्री राम ज़रूर बोलिए। अपनी लाइफ में चेंजेस इंसान खुद देखेगा। अमेजिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक एस्ट्रोलॉजी पर हमने कई बार बात की है, हाँ जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए पर्सपेक्टिव समझ में आए जो आपने एक्सप्रेस किए, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
एंड जी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट थैंक फॉर यू अस। सो मच सर, थैंक यू। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोगों ने जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपको भी ना बड़ा वैसा लग रहा होगा कि पहले मतलब बैठे तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हैं, लेकिन आपको ये लग नहीं रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजर है। ये चीज हर कोई बोलता है है। ना? क्योंकि आई थिंक यू आर सो न्यूट्रल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, एंड वो भी समझ में आ रहा है कि आप ना उस घिराव में नहीं हो कि सॉल्यूशन ये वो, आप सब समझ रहे हो कि सब कुछ यहाँ और यहीं है। बिल्कुल ये चीजें करेक्शन करती तो बहुत सारी लाइफ की चीजें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात और है। वो जो जैसे बताते हैं कि फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी जो करते जी हैं, जी जी आप उससे बहुत परे हैं, और आई एम श्योर अबाउट इट। शायद यही कारण है कि आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, और यू नो आप इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, शायद वही कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर का जो डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड ऑब्वियसली अगर आपका कोई डायरेक्टली सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया भी डाल दूंगा ताकि आप उनको डायरेक्टली भी कनेक्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने सवालों को। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे आज बहुत सारी बातें जो समझ में आई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने भी कही कि एस्ट्रोलॉजी को आप डायरेक्शन की तरह देखो। दूसरा, जब एक अंधेरे रास्ते में जब आपको रोशनी मिलती है तो आप बेहतर तरीके से चलना सीख जाते हो। और एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे को आपकी लगी जब आपने ये बात बोली कि हर किसी जीव को जो नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो। आप बिल्कुल। नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर आपके साथ छेड़छाड़ करेगा, जो कि बाद में पसंद नहीं आएगा आपको। पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आई एम मच। सो ब्लेस्ड टू हैव यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है कि सर को दोबारा बुलाना चाहिए, तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिखना है, दोबारा बुलाएंगे और डिटेल में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर। बट इट वाज माय प्रिविलेज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट सेम टाइम, हियर सर, थैंक यू। एंड बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर अबाउट ये जो पॉडकास्ट है बहुत लोगों की लाइफ को बदलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम।